अध्याय 1221 अमर मेहमान। पहले तो इतने सारे अमर लोगों की उपस्थिति चौंकाने वाली थी, लेकिन अब जब काल देख सकता था कि वे सभी डार्कलाइट होस्ट गिल्ड मास्टर्स थे तो ये बात और भी अधिक समझ में आई। तकनीकी रूप से सिस्टम ने मटिल्डा को डार्कलाइट होस्ट का गिल्ड मास्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक शाखा प्रबंधक कहा था, लेकिन वह एक सर्वोच्च रैंक वाली अस्तित्व थी, इसलिए हो सकता है कि यह उसकी अपनी पसंद हो। सबसे पहले बोलने वाले इम्मोर्टल ने समूह की ओर इशारा किया। ये हैं डेव, ग्रेगर और नॉक्स। मैं एक सियोम हूँ। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई, खासकर डार्कलाइट होस्ट के अन्य सदस्यों से। हालांकि मुझे पूछना तो पड़ेगा ही, आपको ब्लू ड्रैगन कैसे मिला? उन्हें लाइब्रेरी से इतनी देर तक बाहर निकालकर कुछ भी करने के लिए कहना बहुत मुश्किल है। उन्हें सीखने या सिखाने के अलावा किसी और चीज़ के लिए तैयार करना लगभग नामुमकिन है। काल ने हंसते हुए सफ़ायर की ओर हाथ हिलाया, जो अभी अभी वहां से गुजरी थी और अपने कमरे की ओर चली गई। मेरे ग्रह पर इस समय आधार श्रेणी के योद्धाओं की भरमार है। मैंने एक ऐसा कौशल विकसित किया है जो उन्हें नए और बेहतर योद्धा प्रकार के वर्गों में आगे बढ़ने में मदद करता है। मुझे विश्वास है कि वह उम्मीद करती है कि उन्हें नए कौशल प्रदान करने और उनके वर्ग को आगे बढ़ाने से वे कम योद्धा बनेंगे और बौद्धिक प्रयासों के लिए अधिक उपयुक्त बनेंगे। काल ने मजाक किया। एक्सियोम हंसा। ये काम नहीं करता, वे अब भी योद्धा हैं, बस उनके हुनर ज्यादा हैं। कोशिश की। खैर, उन्होंने कोशिश की। मेरी दुनिया एक थोड़ी अलग प्रणाली का इस्तेमाल करती है जिसे वांडरिंग कल्टीवेटर सिस्टम कहते हैं, और इसमें कोई वर्ग नहीं है। विश्व ड्रैगन ने अपने जादू से जिन दुनियाओं को प्रभावित किया वे सभी अलग हैं, लेकिन कुछ अपने जादू में पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रही हैं। उनमें अभी भी विश्व ड्रैगन के जादू की गंध आती है, लेकिन उसने उनमें किसी भी प्रकार की ऐसी प्रणाली नहीं डाली जिसे हम पहचान सकें। एनाबेले ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें कैसे पता कि वर्ल्ड ड्रैगन पुरुष है? मेरे और ह्यूगो के बीच बरसों से यह बहस चल रही है। एक्सियोम हंसा। मैं उनसे और उनकी पत्नी से मिला। बुजुर्ग होने का एक फ़ायदा तो यही है, अगर आप काफ़ी शक्तिशाली हैं तो कभी कभी आपको देवताओं से साक्षात मिलने का मौका मिलता है। विश्व ड्रैगन निश्चित रूप से नर है। ह्यूगो ने बस कंधे उचका दिए। इस बात पर बहस करना मुश्किल था। कोई गहरा और दार्शनिक ग्रंथ नहीं, कोई प्राचीन अभिलेख नहीं। बस मैं उनसे एक बार मिला था। लंबे काले बालों और पतले चेहरे वाले अमर गिल्ड लीडर नॉक्स ने ठहाका लगाया। मेरी माँ जीवन और प्रजनन की देवी की अनुयायी एक अर्धदेवता श्रेणी की पुजारिन हैं। खरगोश देवता। उन्हें अक्सर देवताओं के दर्शन होते हैं और मैं उनके आकलन से सहमत हूँ। विश्व ड्रैगन सिर्फ एक पुरुष प्रभाव नहीं है, वह निश्चित रूप से एक पुरुष था इससे पहले कि वह एक देवता बन जाए। एनाबेले ने एक नोट बनाया और फिर सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पिता भी पादरी हैं? नॉक्स ने सिर हिलाया। मेरे पिता अपनी विपत्ति में असफल रहे और अमरता प्राप्त नहीं कर पाए। फे लोग के अनुसार वे 10 लाख साल पहले ही अपने अगले जन्मों में चले गए थे। मिथिक रैंक वाला जादूगर चौंक गया। तो सुप्रीम लेडी से भी ज्यादा उम्र का कोई है, और उसी गिल्ड में उससे कम भी नहीं। नॉक्स ने भौहें चढ़ाईं। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, या शायद वह अपनी उम्र अलग तरह से गिनती है। फे दायरे की समय सीमा के हिसाब से वह निश्चित रूप से मुझसे बड़ी है। जब मैं शामिल हुई थी तब वह एक गिल्ड मास्टर थी और मैं तब नश्वर था। फिर वह दूसरी ओर देखने के लिए मुड़ा। वो नाराज है कि मैंने उसे बुढ़िया कहा। मुझे बाद में उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कोई तोहफा बनाना पड़ेगा। उसने आह भरी। कैस बेजर से उसका ध्यान भटका दो, वह ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहेगी। काल ने फुसफुसाते हुए कहा। मेहमान इस सुझाव पर धीरे से हंस पड़े। मटिल्डा और कारा को एक साथ रखना मनोरंजक तो होगा ही, भले ही उन्हें लगे कि वे ठीक से व्यवहार नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले आप व्यवहारिक सवालों के लिए कुछ मिनट निकाल पाएंगे, है ना? मेरी दुनिया में सवाल पूछने के लिए अमर लोग कम हैं। काल ने पूछा। बिल्कुल, हमारे पास दुनिया का सारा समय है। आपके पास तो केवल 2 घंटे हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत समय है। एक्सियोम ने मजाक किया। ये स्वाभाविक रूप से अमरता प्राप्त करने के बारे में होगा, ये हमेशा होता है। देव ने सहमति व्यक्त की। काल ने सिर हिलाया। सच में, यह ज्यादातर पावर मैट्रिक्स के बारे में है। मुझे समझ आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए एक बुनियादी नियम में महारत हासिल करना जरूरी है, और मुझे ज़रूरी ऊर्जा को दिशा देने के लिए मैट्रिक्स में सुधार करना होगा। लेकिन क्या मुझे मिथिक रैंक पर पहुंचने पर सिर्फ पॉइंट्स की संख्या और डिज़ाइन के अलावा और भी कुछ बदलना होगा? मिथिक रैंक वाले अतिथि किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि अमर लोग काल की आभा का निरीक्षण कर रहे थे और उसकी प्रगति की वर्तमान स्थिति के लिए उसकी आत्मा की जांच कर रहे थे। आपकी आत्मिक शक्ति और मानसिक निर्माण दोनों अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। मुझे 72 बिंदु अराजकता तत्व पर ध्यान केंद्रित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मन हेरफेर के मूल नियम में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप अपने अराजकता नियम आत्मीयता में भी सुधार नहीं करते हैं, तो जब आप क्लेश के करीब पहुंचेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शायद, या शायद नहीं, अराजकता ऐसी ही चंचल होती है।
कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगती हैं। जैसे जब सुप्रीम लेडी सुप्रीम रैंक पर पहुंची, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समझना है, फिर रात बिताने के लिए एक इनक्यूबस वेश्यालय गईं और सुप्रीम रैंक पर वापस आ गईं। गिल्ड मास्टर डेव ने कहा, बाकी अमर लोग बस उसे घूरते रहे। ये सच नहीं हो सकता था, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं था। नॉक्स ने अपना निरीक्षण पूरा करते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा आपकी समझ होगी। अगर आप किसी मूल नियम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको क्लेश से कोई खास परेशानी नहीं होगी। आपकी मानसिक शक्ति और शक्ति मैट्रिक्स दोनों ही जीवित रहने के लिए न्यूनतम मानक तक पहुंच चुके हैं। एक्सियोम ने सिर हिलाया। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको अपनी वर्तमान साधना पद्धति का उपयोग करके या अपनी वर्तमान कक्षा में उपयुक्त संसाधनों के साथ क्लेश तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप अपनी कक्षा को इतना आगे नहीं बढ़ाते कि वह अमर रैंक कौशल के साथ संगत हो जाए तो आप रास्ते में ही अटक जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपके पास ऐसा कोई है जो इतनी दूर तक आगे बढ़ पाएगा, लेकिन अगर आप उस दिव्य फ्लफ बॉल से बंधे हैं तो आपको ठीक होना चाहिए। उसकी उपचार और पृथ्वी हेरफेर क्षमताएं दोनों ही अमर पद तक पहुंच सकती हैं। तियान ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। किसी ने तो इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह सचमुच अमर हो सकता है। बस उसे कुछ समय और सही मौकों की जरूरत थी। और उन पिक्सीज में से एक वापस आकर उसके बाएं कान पर खुजली करने लगा। मानो वे वास्तव में उसे सुन सकते थे। पिक्सीज में से एक उसके सिर को सहलाने और तियान के कान के बालों को सहलाने के लिए वापस आया, जबकि अमर लोग विस्मित मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि यह स्टोनफर दिव्य लोमड़ी साफ तौर पर एक अनाथ थी। ये प्रजाति बहुत गर्वित थी और फे को अपने फर को गूंथने की इजाज़त देने का विचार ही, और उनके सिर को सहलाने की तो बात ही छोड़िए, ज़्यादातर दिव्य लोमड़ियाँ गुस्से से भर जातीं। लेकिन तियान, उसे अपनी नई चोटियाँ बहुत पसंद आईं और वह सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा था। क्या अब भी घबराहट हो रही है? लॉर्ड द्रोद ने काल से पूछा, जो कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए कमरे में चारों ओर हो रही अराजकता को देख रहा था। नहीं, उत्साहित तो हूँ, पर अभी घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहा था और इन सभी मेहमानों द्वारा हमारे रिश्ते को मजबूत और पुष्ट करना काफ़ी राहत की बात होगी। काल ने जवाब दिया। उसके पीछे से थोर हंसा, बिल्कुल, अब तुम दाना जादूगर को भागने नहीं दे सकते। यह ज़्यादा समय तक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि उन्हें नहीं पता था कि वह काल की पत्नी थी। जिस किसी ने भी आपकी दाना जादूगरनी को चुराने की कोशिश की, उसे शायद इसका पछतावा नहीं होगा, जब तक कि उन्हें पकड़ने वाला पहला व्यक्ति बेजना हो। लॉर्ड द्रोद सहमत हो गए। अमर और दानव हंसे, लेकिन काल के पिता सहित कुछ अन्य लोग भ्रमित दिखे। क्या बेजा वास्तव में दयालु है? उसने पूछा। ओह, बिल्कुल नहीं, लेकिन जबकि रेया यहाँ के अधिकांश पुरुष उन्हें मार देंगे और उन्हें उनके दुख से बाहर निकाल देंगे, कैरा ये सुनिश्चित करेगी कि वे सबसे भयावह तरीके से रहें। हालांकि रैमी को उन्हें पकड़ने देने से भी यही असर हो सकता है। वह लगातार प्रायोगिक कीमिया के लिए परीक्षण विषयों की तलाश में रहती है और उनमें से कुछ के परिणाम निश्चित रूप से अपेक्षित से कम ही होंगे। काल ने समझाया। जैक ने एक क्षण के लिए भौहें चढ़ाईं, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि रेमी कौन थी। ओह, नागा, वो तो मशहूर लगती है, पर मैं नागा नहीं बोल पाता। उसे एहसास हुआ। खैर, अब जब आपने एक क्लास जगा दी है तो शायद आप उसे समझ पाएंगे। सिस्टम आमतौर पर हमारे लिए अनुवाद करता है, काल ने समझाया। भगवान द्रोद ने सिर हिलाया। अगर तुम मुझे समझ सकते हो तो शायद उसे भी समझ सकते हो। ये वही सिस्टम फंक्शन है। जैक ने सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूँ। ये जानना अजीब है कि आपके शब्दों का अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उस भाषा को समझता हूँ। ये भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि कई राक्षस प्रजातियां हैं जिनकी अपनी भाषाएं होती हैं, और अगर आप कुछ शक्ति प्राप्त करने के बाद अपने गृहनगर की रक्षा कर रहे हैं तो आप उनकी रणनीतियां सुन पाएंगे। अमर प्राणियों में से एक ने सहमति जताई। काल हंसा। और उनमें से ज़्यादातर इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आप उनकी बात सुन सकते हैं, इसलिए जैसे ही उनकी योजना पूरी हो जाती है वे उस पर आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपकी दुनिया का भी टाइटन कुलों के साथ कोई शत्रुतापूर्ण संबंध है? एक्सियोम ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। सच में, सभी प्रकार के दानवों के साथ। उनके साथ रहना आसान नहीं है। मेरे देश में, जहां मेरे पिता अभी भी रहते हैं, अभी अभी दानव कुलों के खिलाफ युद्ध समाप्त हुआ है और टाइटन कुल दूसरे महाद्वीप पर उपद्रव मचा रहा है, व्यवस्था को दबाने की कोशिश कर रहा है। वे आमतौर पर हर दूसरी प्रजाति के लिए परेशानी का सबब हैं। एक्सियोम ने आह भरी। इतने सालों बाद भी वे अभी भी एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। मुझे लगता है कि यह उनके और हमारे देवताओं के बीच का निजी मामला है और इसीलिए वे इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और किसी भी अन्य प्रजाति के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं।
मैं देख सकता हूं कि आपकी दुनिया ज़्यादातर दूसरी दुनियाओं के मुकाबले राक्षसों के साथ ज़्यादा बेहतर तालमेल बिठाती है, लेकिन हो सकता है कि यह इंसानों का असर हो। इंसानों को राक्षसों बनाम सेराफिम की लड़ाई में पक्ष चुनना बहुत पसंद है। इस मामले में वे लगभग ऑक्स जैसे हैं, एक अच्छी लड़ाई के लिए बेताब। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इंसानों को अच्छी लड़ाई पसंद थी, ऑर्क्स जितनी नहीं, लेकिन वे उस मुकाम पर पहुंच रहे थे। और आश्चर्यजनक रूप से राक्षसों के साथ भी उनकी अच्छी बनती थी। हमारी आबादी में बहुत सारे जानवर भी हैं और वे ड्रैगन, मनुष्यों और राक्षसों के बीच एक प्रकार का बफर बनाते हैं। मेरे ग्रह पर प्रजातियों का आपस में मिलना असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए डेव को ही लीजिए। उसके वंश में उल्लू जैसी कुछ जानवर जाति है और उसकी पत्नी बेजर किस्म की जानवर जाति है। लिरिक, जो छोटा सा हरे ड्रैगन पुजारिन और जंगल के ड्रैगन का पीछा कर रहा है, आधा एल्वेन है। काल ने मुस्कुराते हुए समझाया। एक्सियोम ने डाकलाइट होस्ट गिल्ड लीडरों में सबसे शांत ग्रेगर की ओर आंख मारी और फिर हंसने लगा। ये हर जगह एक मानवीय गुण है। ग्रेगर का सिद्धांत है कि आधी प्रजातियां केवल इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि मानवता इसे अपने अंदर नहीं रख सकती। उदाहरण के लिए लामिया को ही लीजिए। किस तरह के आनुवंशिक विकास ने स्वाभाविक रूप से उस रूप को जन्म दिया होगा? एक पूर्ण मानव ऊपरी शरीर और एक सांप निचला शरीर। ये स्वाभाविक होने की संभावना नहीं है। ज्यादा संभावना यह है कि उनमें से एक माता पिता या तो कोई सर्प दानव या कोई जादुई जानवर था जो इंसानों के साथ संबंध बना चुका था। इससे ये भी पता चलता है कि सभी लामिया मादा क्यों होती हैं। आनुवंशिकी केवल एक्स गुणसूत्र पर ही मेल खाती थी, इसलिए नर होना असंभव था। या फिर किसी जादू टोने के शौकीन इंसान ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसके जोड़े की सभी संतानें मादा ही होंगी। लॉर्ड द्रोद ने हंसी से कहा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि लामिया और कुछ अन्य कैस्ट ड्रैगन्स के ऊब जाने का नतीजा हो सकते हैं, लेकिन कामुक मनुष्यों द्वारा उनका निर्माण किया जाना, जिन्हें अनदेखा कर दिया गया, समझ में आता है। लिरिक कमरे में आए और खिलखिलाकर हंसी। तो मर्द जब एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं तो यही बातें करते हैं। क्या रास्पबेरी पैनकेक और बचे थे? हमारे किचन में सिर्फ ब्लूबेरी बची है। काल ने सिर हिलाया और कमरे की उस ओर इशारा किया जहां बुफे अभी भी पूरी तरह भरा हुआ था। यहाँ नाश्ता अभी भी परोसा जा रहा है, लेकिन अगर वह सबको पागल कर रही है तो बटन को यहाँ ले आओ और हम उसका मनोरंजन करते रहेंगे। काल ने सुझाव दिया। इससे पुरुषों का समय बाधित नहीं होगा? लिरिक ने पूछा। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं। हर कोई दुल्हन पक्ष का हिस्सा नहीं है और वे सभी वैसे भी स्वीट में समा नहीं पाएंगी। और इस तरह दोपहर का भोजन आ गया और बटन को लॉर्ड द्रोद से अलग करना पड़ा, जो वन ड्रैगन को अपने कंधों पर सवार कर रहा था ताकि वह देख सके कि कमरे में क्या हो रहा है। बटन को शादी से पहले साफ सुथरा होना और कपड़े पहनाना आवश्यक था, क्योंकि मटिल्डा ने उसे दुल्हन के प्रवेश से पहले गलियारे में फूलों की पंखुड़ियां बिखेरने में मदद करने के लिए नियुक्त किया था। ये काम ऊब चुके वन ड्रैगन के लिए एकदम सही था, जो अपने आप ही और भी अधिक फूल बना सकता था यदि उसके पास फूल खत्म हो जाएं। उसे अभ्यास के लिए अंदर जाने से शारीरिक रूप से रोका गया ताकि जब दाना गलियारे से नीचे जाए तो फर्श पर आधा मीटर तक फूलों की पंखुड़ियां न बिखरी हों। कर्मचारियों को थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ी, लेकिन आखिरकार बटन समझ गई कि केवल दुल्हन को ही पंखुड़ियों पर पैर रखना है, इसलिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक बाकी सभी लोग बैठ नहीं गए। काल कपड़े बदलने और समारोह के लिए तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया और पाया कि वहां पेशेवरों का एक पूरा समूह उसका इंतजार कर रहा था। खैर, पेशेवर और एक स्पेक्ट्रल नाइट, जो एक काले शर्ट के साथ सफ़ेद टक्सीडो पकड़े हुए था जिसे रे ने काल के लिए उसकी शादी में पहनने के लिए चुना था। जैसे ही सूट सौंप दिया गया, स्पेक्ट्रल नाइट गायब हो गया और बाकी लोग काम पर लग गए। अगले 1 घंटे में काल को लोशन लगाया गया, ट्रिम किया गया, ब्रश किया गया और तेल लगाया गया, और फिर उसे फैंसी सूट पहनाया गया और स्टाफ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। सर, आप तैयार हैं? मंच पर आपकी ज़रूरत पड़ने से पहले 15 मिनट बाकी हैं। सुप्रीम लेडी मटिल्डा आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन आपको बस 2 शब्द कहने हैं और फिर वह बंधन समारोह संपन्न करेंगी। काल की तैयारी के प्रभारी ड्रॉइड व्यक्ति ने समझाया। तो फिर सही समय है, चलो चलें। अब वह घबराने लगा था और सोचने लगा था कि मटिल्डा ने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ भी बताना क्यों ज़रूरी नहीं समझा। शादी बेहद खूबसूरत थी और उसने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी थी जिसके बारे में उसने सोचा हो, लेकिन यह थोड़ा अजीब था कि कोई आपसे पूछने के बजाय सिर्फ भविष्य देखकर आपकी प्रतिक्रियाएं देखे। काल ने कर्मचारियों के साथ रिजॉर्ट से होते हुए समारोह के लिए चुने गए स्थान तक का सफर तय किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि कमरे की पूरी दीवार वास्तव में नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, जिससे चट्टानों के ऊपर एक विस्तारित मंच बन गया था, जिससे उन्हें झरने की पृष्ठभूमि मिल रही थी, जिसमें विशाल फेव वृक्ष और गर्म झरने थे। काल ने महसूस किया कि कमरे में सभी लोग मुख्यतः काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके रंग अलग अलग थे, जो वास्तव में काल और डाना से उनके संबंधों के अनुसार रंग कोडित थे।
गिल्ड के साथी और गठबंधन के सदस्य काले और सफ़ेद रंग में थे, परिवार के सदस्य काले और हरे रंग में थे, जो दाना की आंखों से मेल खाते थे। दोस्त और दूसरे मेहमान काले और लाल रंग में थे, जो कमरे में जगह जगह रखे फूलों से मेल खाते थे। काल ने कमरे में प्रवेश करने और अपनी सीट पाने पर सभी का फिर से अभिवादन किया। फिर वह थोर और उसके पिता के साथ प्रतीक्षा करने के लिए मंच पर चला गया, जो समारोह के लिए उसके दूल्हे के रूप में सेवा कर रहे थे। तियान थोर के कंधे पर बैठा था और हॉक बाहर पेड़ों पर बैठा था। ओपल भी बाहर आ गई थी और तितली कमरे की छत पर बैठी थी, अपने 1 दर्जन भ्रमात्मक क्लोनों की मदद से सब कुछ याद कर रही थी। फे को ये बहुत मज़ेदार लगा, क्योंकि वे पहले से ही उस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जब ओपल ने उन्हें अपना संस्करण दिखाया, जिसमें दृश्य की सिर्फ एक प्रक्षेपित छवि नहीं बल्कि ठोस भ्रम का इस्तेमाल किया गया था, तो वे उसकी दिखावटीपन की भावना से बेहद प्रभावित हुए। मटिल्डा और रे सबसे अंत में प्रवेश करने वाले थे। मटिल्डा ने अन्य अमर लोगों के साथ समारोह के संचालक के पीछे स्थान ग्रहण किया, जबकि रे ने रैमी और कारा के साथ, जो बदलाव के लिए मानव रूप में थी, दुल्हन की सहेली के स्थान पर शामिल हो गईं। एक मधुर धुन बजने लगी, जो हवा से भरे जंगल में पक्षियों के चहचहाने और लोमड़ियों की चहचहाहट की याद दिला रही थी। ये बटन के अंदर आने का संकेत था और वह खुशी खुशी अपनी टोकरी से मुट्ठी भर फूल बिखेर रहा था, जो कभी खाली ही नहीं होती थी। जब वह आगे पहुंची तो वह दाना की मां की गोद में बैठ गई और अपने लिए आरक्षित खाली सीट को नज़रअंदाज कर दिया। काल ने बातचीत पर मुस्कुराया और सोचा कि क्या वे गिल्ड हाउस में रहने के लिए एक वन ड्रैगन को गोद लेंगे, या वे दाना की मां को छोटे विश्व में डेल्यूड्स के साथ रहने के लिए भेज देंगे। यह उसके लिए बुरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन तभी संगीत बदल गया और सभी लोग दुल्हन के भव्य प्रवेश को देखने के लिए उत्सुकता से मुड़े। एल्विन तुरहियां बजीं और पर्दे खुल गए, जिससे दाना अपनी पूरी दुल्हन जैसी भव्यता में प्रकट हुई। उसका लहराता हुआ लाल गाउन सुनहरी कढ़ाई से ढका हुआ था और उसके बाल नाजुक आभूषणों से ढके हुए थे। उसके चेहरे पर एक पारदर्शी लाल घूंघट था जब वह सावधानी से गलियारे से नीचे जा रही थी। प्रत्येक कदम सोच समझकर और नपा तुला था, लेकिन लंबे गाउन और उसकी चाल ढाल के कारण ऐसा लग रहा था कि वह फूलों की पंखुड़ियों की झील के ऊपर गलियारे में तैर रही है। जैसे ही वह गलियारे के अंत में पहुंची, दाना मंच के सामने घूमकर काल के सामने अपनी जगह पर आ गई और कमरे में जोरदार जयकार गूंज उठी। एक क्षण के बाद माहौल शांत हो गया और समारोह संचालक ने बोलना शुरू किया। असंख्य नश्वर लोगों के अतिथियों का स्वागत है। हम आज यहाँ संयुक्त देवताओं के समक्ष इस जोड़े के साथ परम पवित्र विवाह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने शुरू किया। तभी आकाश सुनहरी पवित्र रोशनी से चमक उठा और काल को एहसास हुआ कि उन्होंने आकाश को देखते हुए समारोह क्यों आयोजित किया था। काल समझ नहीं पा रहा था कि किस देवी या देवता ने शादी पर अपनी रोशनी डालने का फैसला किया है। बस उसमें पवित्र शक्ति में व्यक्तिगत अंतर को समझने की क्षमता का अभाव था, लेकिन वह इसे अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस कर सकता था। दाना ने आह भरी जब पवित्र ऊर्जा उसके शरीर में समा गई और समारोह संचालक संतुष्टि से मुस्कुराया। देवताओं ने इस बंधन की अखंडता की पुष्टि कर दी है। अब हम शुरू करेंगे, उन्होंने घोषणा की। समारोह संचालक ने अपना गला साफ किया और उनके हाथ में एक पॉलिश किया हुआ लकड़ी का डंडा दिखाई दिया, जो किसी प्रकार की चांदी की लकड़ी से बना था तथा जिसे एक आराम करते हुए अजगर के समान उकेरा गया था, जिसके जबड़ों में एक बड़ा नीला गोला था। काल देख सकता था कि वह गोला वास्तव में एक ग्लोब था, हालांकि उनकी दुनिया का नहीं था, और जब उसने इसे और करीब से निरीक्षण किया तो उसने महसूस किया कि गोले के अंदर एक वास्तविक ग्रह के आकार का छोटा विश्व था और बाहर से दिखाई देने के लिए तैयार था। प्राचीन एल्फ ने छड़ी को छोड़ दिया और वह अपने आप ही खड़ी हो गई, शक्ति से चमक रही थी। देवता इस पुरुष काल और इस महिला दाना की अनंत काल तक एक साथ रहने की प्रार्थना का सम्मान करते हैं। क्या आप, काल, सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ स्वतंत्र रूप से और पूरे दिल से इस मिलन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं? मैं करता हूँ। क्या तुम, दाना, इस मिलन के लिए स्वयं को स्वतंत्र रूप से और पूरे दिल से सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ प्रस्तुत करती हो? मैं करता हूँ। तभी समारोह संचालक ने एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू किया जिसे काल नहीं पहचानता था। उसमें एक अजीब सी पहचान थी, मानो उसे वह भाषा आनी ही चाहिए। लेकिन बूढ़े एल्फ ने जैसे जादू कर दिया, उसके शब्द मानो पूरी तरह से शक्तिशाली थे। फिर उनके शब्दों का जादू छड़ी के जादू के साथ मिल गया और दूल्हा दुल्हन को सुनहरे प्रकाश के सौम्य प्रभामंडल में ढक दिया। यह क्या है? मुझे मटिल्डा द्वारा दी गई ब्रीफिंग में इसका जिक्र नहीं है। दाना के विचार काल के दिमाग में आए। स्को, हमारे पास एक दाना जादूगर है। कैरा मन ही मन खुश हो गई, जिससे दाना उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। वह घबराने लगी थी, लेकिन काल ने उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। यह एक मानसिक जुड़ाव है। शांत रहो, ये सामान्य है, उन्होंने धीरे से समझाया। आपके लिए सामान्य? मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, उसने जवाब दिया, जैसे जादू की शक्ति बढ़ गई हो।
दोनों के बीच शक्ति का संचार होने लगा, जिससे काल की मांसपेशियों में एक सुखद झुंझुनी सी दौड़ गई। लेकिन दाना के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया को जबरदस्ती पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा हो और उसकी आत्मा पवित्र जादू और अराजकता के समुद्र में उछल रही हो, जहां केवल काल का स्पर्श ही एक सहारा था। फिर जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक खत्म हो गई और दाना को लगा कि उसका मन बदलने लगा है। इसने काल की शक्ति के अराजक सार को थोड़ा ग्रहण कर लिया और शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जब तक कि यह एक अड़चन में नहीं पहुंच गया और कुछ सेकंड के लिए दबाव बना रहा। तभी दबाव कम हुआ और दाना ने महसूस किया कि वह टोटेम रैंक की ओर खींच रही है और बलपूर्वक शिखर की ओर बढ़ रही है, तथा हर सेकंड काल के शक्ति स्तर के करीब पहुंच रही है। आत्माओं का मिलन पूरा हो गया है। ये पुरुष काल और यह महिला दाना ईश्वर की इच्छा से हमेशा के लिए एक हो गए हैं। आज से उनकी आत्माएं अनंत काल तक एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। समारोह संचालक ने घोषणा की। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। काल के होंठों के स्पर्श से दाना के शरीर में वासना उमड़ पड़ी, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी। वह उसके विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकती थी, जिसमें उसकी घबराहट पर उसका मनोरंजन भी शामिल था, मानो वह भी इस समारोह का अनुभव पहली और आखिरी बार नहीं कर रहा था। एक पल के लिए उसका मन शून्य हो गया, काल और उसके शरीर के स्पर्श के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर अचानक उसे वास्तविकता का एहसास हुआ कि वे दोनों सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रसन्न कर रहे थे, जबकि भीड़ तालियां बजा रही थी। काल की छाती पर एक हल्की सी थपकी ने उसे चुंबन तोड़ने पर मजबूर कर दिया और वह भीड़ की ओर मुड़ा तथा विजय की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठाए। बटन ने जश्न मनाते हुए हवा में फूलों की पंखुड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं और इमॉर्टल्स उनके पीछे खड़े हो गए। मटिल्डा ने भीड़ को चुप रहने का इशारा किया और एक क्षण बाद वहां इतनी शांति हो गई कि वह बोल सकी। पुराने देवताओं के समारोह सरल लेकिन शक्तिशाली होते हैं। हम प्राचीन देवताओं के प्रतिनिधि को आज बंधन समारोह आयोजित करने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन डार्कलाइट होस्ट की एक और परंपरा है। सामूहिक आशीर्वाद के रूप में हम रिजॉर्ट में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि वे समारोह के संचालक के कर्मचारियों पर मन की एक धारा केंद्रित करें, मटिल्डा ने बताया। फिर वह पीछे हटी और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कलाकृति में भारी मात्रा में मान डाला। फिर अन्य अमर लोग भी इसमें शामिल हो गए तथा मेहमान भी। प्रवाहित होने वाली शक्ति की मात्रा बंधन समारोह के दौरान हुई घटना से भी अधिक अविश्वसनीय थी, इसलिए जब एक्सियोम प्रभाव को आकार देने के लिए आगे आया तो काल को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होगा। उसकी दुनिया में दूसरों जैसी व्यवस्था नहीं थी, जहां कोई वर्ग आसानी से आगे बढ़ता हो या ऐसे स्तर न हो जिन्हें आसानी से मापा जा सके। इसके बजाय उसमें एक तरह की साधना थी जिसमें ऐसे पड़ाव और कठिनाइयां थीं जिन्हें पार करना जरूरी था। एक तरह से यह उसी तरह था जैसे काल की दुनिया के जादूगरों ने सिस्टम पुनरुत्थान से पहले खुद को संगठित किया था, लेकिन शक्ति रैंकिंग के सभी विचार उस क्षण गायब हो गए जब एक्सियोम ने वास्तव में प्रभाव को आकार देना शुरू किया। काल और दाना जैसी ही दो चमकती हुई सुनहरी छवियां प्रकट हुईं, यहां तक कि उनकी वर्तमान मुद्रा तक। फिर जब वे इतनी स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गईं कि वे शुद्ध ऊर्जा नहीं बल्कि ठोस सोने जैसी लग रही थीं, तो वे आगे तैरती हुई दूल्हा दुल्हन में विलीन हो गईं। एक्सियोम खुशी से गुनगुनाया जब काल के शरीर में भयंकर दर्द फैल गया और उसके सभी जानवर सदमे में जम गए। वह मंत्र काल को सबसे बुनियादी स्तर पर बदल रहा था, उसके शरीर को किसी चीज की तैयारी में बदल रहा था। दाना के मन में काल के जवाब से उलझन थी, लेकिन एक्सियोम की मुस्कुराहट ने उसे वो सब बता दिया जो उसे जानना जरूरी था। इसका असर दोनों पर हुआ, लेकिन इस बदलाव का दर्द पूरी तरह से काल पर आ गया था ताकि उसे इसे गुजरना न पड़े। अपने हाथों को डंडे पर रखो और परिक्रमा पूरी करो। शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित होने दो और तुम स्वर्णिम कोर दिव्य शोधन पूरा कर लोगे, एक्सियोम ने घोषणा की। बेशक एक शानदार नाम, लेकिन उसकी दुनिया की व्यवस्था के तहत अमरता के मार्ग का एक बुनियादी पड़ाव, और एक ऐसा पड़ाव जिसने दैवीय संकट से बचना बेहद आसान बना दिया। काल और दाना ने अपने खाली हाथ कर्मचारियों पर रख दिए, जिससे उनमें से शक्ति प्रवाहित हुई और अतिरिक्त शक्ति वापस गोले में चली गई। इससे अतिप्रवाह का दर्द कम हो गया और काल मुस्कुराया क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर बंधन टूटते हुए महसूस होने लगे। वह मिथिक बॉटलनेक के बहुत बहुत करीब था और अब जब वह दाना से बंध गया था तो वह भी उससे जुड़ गई थी। गोल्डन कोर दिव्य शोधन एक तीव्र प्रक्रिया नहीं थी, ये लगभग 5 मिनट तक जारी रही क्योंकि रिजॉर्ट के मेहमान और फे स्टाफ ने स्टाफ में मैना जोड़ना जारी रखा। फिर मिथिक बॉटलनेक पूरी तरह से गायब हो गया और काल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उनकी काया की गुणवत्ता इतनी परिष्कृत हो गई थी कि मिथिक रैंक तक आगे बढ़ने में भी उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, परिवर्तन सांस लेने जितना आसान था। ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया अचानक से हल्की हो गई हो या उसकी ताकत अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई हो, जिससे शारीरिक सीमाओं के बारे में सोचना भी अब मायने नहीं रखता। यह एक मादक एहसास था और काल ने दाना की उंगलियों पर मुस्कान देखी जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई और परिष्कार का प्रभाव फीका पड़ता गया। बधाई हो काल और दाना,
आपने गोल्डन कोर डिवाइन रिफाइनमेंट पूरा कर लिया है, जो डार्कलाइट होस्ट गिल्ड की एक गुप्त तकनीक है। अब अनंतकाल सचमुच आपकी पहुंच में है, एक्सियोम ने घोषणा की। भीड़ आश्चर्यचकित थी। ये कैसा पागलपन भरा गिल्ड विवाह उपहार था, अमरता की ओर सहज प्रगति का उपहार। इस विवाह ने दाना को कुछ ही मिनटों में अधिपति से मिथकीय पद पर पहुंचा दिया था, जो अपने आप में ही काफी पागलपन भरा था। लेकिन विदेशी गिल्ड मास्टर ने सुझाव दिया था कि उनके उपहार और आशीर्वाद की सीमा यही नहीं थी। ये तो उपहार के दुष्प्रभाव जैसा लग रहा था। दाना का मेकअप खुशी के आंसुओं से धुंधला गया और कैरा ने मन ही मनाह भरी। देखो, इसीलिए मैं इसे फॉक्स फॉर्म में बनाना चाहती थी। खुशी के आंसू तो मेकअप का मजा ही बिगाड़ देते हैं, उसने शिकायत की। ये सुनकर दाना मुस्कुराए और उसने रूपांतरित बेजे के सिर पर थपथपाया। मेरे दिमाग में इन सभी अतिरिक्त विचारों को रखने की आदत डालने में कुछ समय लगेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि उन्हें कैसे नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन उनके झगड़ों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सुनना ज़्यादा मज़ेदार है। काल ने सहमति जताई। मटिल्डा ने उन दोनों को गले लगा लिया और फिर काल के कान में फुसफुसाया। मेरे उपहार के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर हम फेलोक में न होते तो ये ठीक से काम नहीं करता, जहां नश्वरता से सीधे दिव्यता प्राप्त करना संभव है। अब तुम अपनी दुल्हन से वैसे ही बंधे हो जैसे तुम्हारे जानवर, काल ने कैस ड्रैगन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमारे पास अभी भी दाना स्पेस नहीं है। ये सुनकर दाना और मटिल्डा दोनों हंस पड़ीं। बस थोड़ा समय तो दो, एक और अलग अंतरिक्ष मंत्र और तुम अपनी दाना के लिए एक अलग मंत्र बना सकती हो। काल ने सिर हिलाया। इसके बजाय मैं उसे अमरता पाने में मदद करूंगा और उसे एक छोटी दुनिया सिखाऊंगा, ताकि मैं उसे न सिर्फ हमेशा के लिए बल्कि पूरी दुनिया भी दे सकूं। कैरा खिलखिलाकर हंसी और मन ही मन उसे बधाई दी। 10 में से 10 अब तक की सबसे भावुक पंक्ति। दाना के पास उस शरारती बेजे को डांटने का समय नहीं था, क्योंकि मेहमान बधाई देने और उपहार देने आ रहे थे। इससे कारा को भागने का समय मिल गया, लेकिन काल जानता था कि वह वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके पास दाना को देने के लिए अपना उपहार तैयार था। सभी जानवरों ने कुछ न कुछ तैयार किया था। रे ने शादी की पोशाक बनाई, जो अपने आप में प्रभावशाली थी, और इसी से जानवरों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। ओपल अपने रिश्ते के सभी मार्मिक क्षणों का एक रिप्ले मोन्टाज तैयार कर रही थी, लेकिन आज सुबह जब तितली ने एक प्रदर्शन देना चाहा तो टेसा ने उसे रोक दिया। ओपल को जो भाग सबसे अधिक दिलचस्प लगे वे जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए वह हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिसे दाना अपनी मर्जी से दोबारा चला सकती थी और किसी भी कोण से देख सकती थी, यहाँ तक कि अपने नज़रिए से भी। ओपल ने निर्णय लिया कि यह एक अच्छा उपहार होगा। थोर ने टेसा से सलाह ली थी और उन्होंने एक ज़्यादा व्यावहारिक रास्ता अपनाने का फैसला किया था। उन्होंने तय किया था कि वे जाकर उस जोड़े के लिए मानसिक शक्ति के विकास पर एक दुर्लभ पुस्तक लाएंगे, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह किसी दूसरी दुनिया से आई है। अगर यह असली होता तो दूल्हा दुल्हन दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए टेसा के दृढ़ निश्चय से यह एक ठोस शादी का तोहफा था। यह शादी खास तौर पर थोड़ी पेचीदा थी, क्योंकि दुल्हन के लिए आमतौर पर दिए जाने वाले गहनों के तोहफे कभी काम नहीं आते। काल उनसे बेहतर चीज़ें बना सकता था और किसी कारीगर को वो चीज़ें उपहार में देना बिल्कुल नासमझी थी जो उसने खुद के लिए बनाई थीं। इसलिए उपहार ज़्यादातर दुर्लभ वस्तुओं के रूप में थे, दुर्लभ सामग्रियां और विशेष रूप से दुर्लभ पुस्तकें। काल को यकीन नहीं था कि इस शादी से कौन ज़्यादा खुश होगा, दाना या नीलम। उनके पास निश्चित रूप से बहुत सारी जादुई पुस्तकें थीं। जैसे ही उपहार देने का काम खत्म हुआ, हॉक अपने मन में श्रेष्ठता का भाव लिए मंच के किनारे पर वापस आ बैठा। उसे एकदम सही उपहार मिल गया था। जब वे जिलाज में थे तो वह झील के ऊपर से उड़कर आया था और उसे सबसे अद्भुत मिथिक रैंक वाली मछली मिली थी। उस शापित चीज़ को हराने में थोड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन उसने कर दिखाया, और अब दाना जादूगर के प्रवेश समारोह के लिए एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन था। हॉक को यह स्पष्ट नहीं था कि शादी का उद्देश्य क्या था, लेकिन जहां तक वह समझ सकता था, यह उस पार्टी की तरह थी जो उन्होंने जानवरों के एक नए सदस्य के लिए आयोजित की थी, सिवाय इसके कि उसे एक समर्पित दाना स्पेस नहीं मिला। ये तो शर्म की बात थी। उसे अपनी जगह बहुत पसंद थी। खाना बाहर लाया गया, जबकि बाद में बैंड ने पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें उत्सव के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, क्योंकि हर कोई अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लेना चाहता था और सूर्योदय तक नाचना चाहता था, फिर एक दिन आराम करने के लिए स्पा में लौटना चाहता था। उनमें से सभी लंबी छुट्टी के लिए नहीं रुक सकते थे, इसलिए उनमें से कई लोग केवल एक दिन की मौज मस्ती के बाद ही घर लौट गए। ये कुछ हद तक अपेक्षित था, लेकिन अब जब वे रिजॉर्ट में थे तो ये सचमुच शर्म की बात लग रही थी। काल ने दाना और अमर लोगों के साथ एक मेज पर बैठकर अपना भोजन समाप्त करते समय फेवीना की मधुर ध्वनि का आनंद लिया। या आप इसे डार्कलाइट होस्ट के नेताओं के रूप में भी देख सकते हैं। इससे एक अच्छा सवाल उठता है, मटिल्डा, तुम्हारे पास गिल्ड मास्टर की उपाधि क्यों नहीं है?
तुम्हें साइहोसासा शाखा प्रमुख के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से इस ग्रह पर डाकलाइट होस्ट की सबसे शक्तिशाली सदस्य हो। काल ने पूछा। कैस ड्रैगन मुस्कुराया। जब कोई उचित गिल्ड मास्टर होता है तो डाकलाइट होस्ट को लीडर की क्षमताओं के आधार पर एक गिल्ड स्किल प्राप्त होती है। गिल्ड का प्रत्येक सदस्य दिव्य गिल्ड में होने के लाभ के रूप में अपनी रैंक पर वह एक स्किल प्राप्त करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि मुझे वास्तव में गिल्ड मास्टर के रूप में नामित किया जाता तो क्या होता? अगर कुछ हो तो हमें शायद ऑर्थोस को गिल्ड मास्टर नाम देना चाहिए ताकि हमें एक सामान्य गिल्ड स्किल जैसा कुछ मिल जाए। अगर हम तुम्हें गिल्ड मास्टर भी बना दें तो भी शायद हमें कुछ अजीब ही मिलेगा। उसे ऐसा करने दो, मुझे जवाब जानना है, कैरा ने मन ही मन मान की। मटिल्डा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और काल को पता चल गया कि ड्रैगन ने कैस बेजे के विचार सुन लिए हैं। डाना हंसी। मुझे लगता है कि काल का नाम लेना मज़ेदार हो सकता है। क्या यह अपने आप होता है या उसे अपनी कोई एक कुशलता चुनने का मौका मिलता है? क्योंकि अपनी क्षमताओं से वह गिल्ड के लिए एक अच्छी प्रतिभा तैयार कर सकता है। अमर मुस्कुराए। ये स्वचालित है, विश्व ड्रैगन द्वारा चुना गया है, लेकिन ये हमेशा आपके सबसे असामान्य कौशलों में से एक होता है। अगर कुछ हो तो यह उसकी रक्षात्मक क्षमताओं में से एक हो सकता है और यह गिल्ड के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। लेकिन अगर यह कौशल को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता जैसा कुछ होता या दिव्य जानवरों को एक बंधुआ साथी चुनने की अनुमति देता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमारे सभी गिल्ड सदस्य ऐसा कर सके तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? नॉक्स ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए समझदारी से सिर हिलाया। तुम्हें ग्रीन ड्रैगन क्लरिक्स को ट्रोल से भगाना होगा। यह एक अजीब वाक्यांश था और अमर ने काल की उलझन भरी नज़र को देखा। किलो दर किलो, ट्रोल दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षसों में से एक हैं। इसलिए मेरी दुनिया में कई लोग उन्हें एक मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी ही रैंक के ट्रोल से ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप प्रतिभाशाली हैं। लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ पहाड़ी ट्रोल हैं। प्यारे जंगल वाले ट्रोल या पुल वाले ट्रोल जैसे और कोई नहीं हैं, उन्होंने समझाया। ग्रेगर ने सिर हिलाया। ट्रोल मददगार होते हैं। मैं दरवाज़ों और पुलों की रखवाली के लिए उनमें से कुछ को रखता हूँ। वे इसमें माहिर हैं। फे मेज़बान हंस पड़े। ट्रोल्स को चीज़ों की रखवाली करना बहुत पसंद था, इस हद तक कि उनकी एक प्रजाति का नाम उनकी ज़बरदस्त सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण ब्रिज ट्रोल्स रखा गया था। वे सिर्फ पुल के नीचे ही नहीं रहते थे, बल्कि वे टोल भी वसूलते थे, रखरखाव का काम भी करते थे और किसी को भी पुल को नुकसान पहुंचाने से रोकते थे। क्या उन्होंने वाकई टोल किसी को दिया था? ये तो संदिग्ध ही था। लेकिन कोई भी कभी भी किसी पुल ट्रॉलर के पुल को पार करने के लिए असुरक्षित होने का आरोप नहीं लगाएगा यदि आपने ट्रोल से उत्पन्न खतरे को नज़रअंदाज कर दिया। वीणा का संगीत बदल गया और एक स्टाफ सदस्य माइक्रोफोन के पास आया। क्या दूल्हा और दुल्हन कृपया पहले डांस के लिए डांस फ्लोर पर आएंगे? काल ने सोचा, ये तो दिलचस्प होगा। दोनों में से कोई भी कुशल नर्तक नहीं था, हालांकि दोनों ही फुर्तीले थे। लेकिन जब वे जमीन पर उतरे तो फे ने उन पर जादू कर दिया और नृत्य की एक श्रृंखला सहज ही उनकी स्मृति में समा गई। एक बेहद उत्तेजक नृत्य। संगीत की लय तेज हो गई और काल ने डाना को नृत्य में शामिल कर लिया। वह खिलखिलाने लगी और काल उसके साथ घूमता घूमता और उससे रगड़ता रहा। टेंगो पारंपरिक फेमेटिंग बॉल नृत्य था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि विवाहित जोड़े के पहले नृत्य के लिए यही सही होगा और काल यह नहीं कह सकते थे कि वे गलत थे। धीमे और औपचारिक नृत्य के विपरीत ये वास्तव में मज़ेदार था और इससे कम अंतरंगता नहीं थी, हालांकि यह उस तरीके से भिन्न था जिसमें आप धीरे धीरे नृत्य करते हुए अपने साथी की आंखों में आत्मीयता से देखते हैं। पहला नृत्य समाप्त हो गया और डांस फ्लो मेहमानों से भर गया, जबकि काल के पिता दाना का हाथ थामने आए और दाना की माँ भी काल के साथ नृत्य में शामिल हो गईं। काल को एहसास हुआ कि वैंडी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी नर्तकी थी। हालांकि नृत्य पिछली बार की तुलना में काफ़ी धीमा था, फिर भी पैर पर पैर पड़ने की कोई चिंता नहीं थी। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अगर वह उसे दाना की तरह घुमाता तो उसके कंधे की हड्डी उखड़ सकती थी या उसका टखना मुड़ सकता था। कुछ हरकतें बिना प्रशिक्षण के आम इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं थीं। अगला नृत्य राय के नाम रहा, जो गीत समाप्त होने का इंतजार कर रहे अन्य सभी लोगों से आगे निकलने में सफल रहे। मैं मज़ेदार नृत्य चाहती हूँ, उसने मांग की। समझ गया। काल ने बैंड के सदस्यों की ओर सिर हिलाया, जो मुस्कुराए और फिर संगीत की गति बढ़ा दी ताकि काल गीत के दौरान रे के साथ घूम सके। या गीत का अधिकांश भाग इसलिए क्योंकि लोट्स गीत समाप्त होने तक इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि कोई उसे घुमाए। इसलिए काल ने साझेदारों का आदान प्रदान किया और रे ने छोटे ड्रैगन को घुमाने के लिए बटन पर दावा किया, जिसे वास्तव में ये पता नहीं था कि एक साथी के साथ कैसे नृत्य किया जाता है। काल ने नृत्य के बीच में पेय पदार्थ के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया तथा मेहमानों के आपस में मिलते जुलते समय की अराजकता को देखा। न केवल अलग अलग क्षेत्रों और महाद्वीपों से, बल्कि अलग अलग ग्रहों से होने के कारण उनकी शादी की सभी रीति रिवाज अलग अलग थे, इसलिए हर कोई जो भी विचार था
उसके साथ चला गया और कारा लोगों को मज़ेदार चीज़ें करने के लिए प्रेरित करने के लिए नई शादी की परंपराएं बनाने में व्यस्त थी। कमरे के एक ओर कोनगा समूह सालसा नृत्य करने का प्रयास कर रहा था, जबकि दूसरी ओर किसी ने दानवों और बौनों के बीच शराब पीने की प्रतियोगिता शुरू कर दी थी। लेकिन वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, जो एक अच्छी शुरुआत थी। धीरे धीरे सब थकने लगे और काल ने देखा कि कुछ मेहमान फेस्टाफ के साथ गायब हो गए थे। हालांकि उसे शक था कि लॉर्ड्स के इरादे बुरे नहीं थे। वह शायद रसोई में थी। उस रात देर से जब डाना शॉवर से बाहर निकली तो उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया था और फर्श पर पानी टपक रहा था। मुझे कोई इलाज बता दोगे क्या? मैंने बहुत ज्यादा पी लिया है, उसने शिकायत की। दोहरी उन्नति के बाद लगातार 12 घंटे तक इंजेक्शन लगाना अच्छा विचार नहीं था, काल ने मजाक करते हुए कहा जब उसने तियान के उपचारात्मक जादू को उस पर प्रवाहित होते देखा। आह शुक्रिया, हमें कुछ घंटे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। दाना ने आह भरी। काल ने सिर हिलाया। ये सच है, आधी रात हो चुकी है और हम में से किसी को शायद कल दोपहर के भोजन के बाद जाने वाले मेहमानों को अलविदा कहने के लिए उठना चाहिए। काल ने दाना को एक हाथ में उठाया और मुस्कुराते हुए उसका तौलिया उतार दिया। मुझे लगता है कि हम कम से कम कुछ और मिनट निकाल सकते हैं। अगली सुबह काल की नींद खुली तो उसके चेहरे पर लोमड़ी के कान लहरा रहे थे, जबकि दाना को कुछ मनोरंजक सपना आ रहा था। उसने हिलने की जहमत नहीं उठाई, हालांकि पर्दों के आर पार आती धूप से उसे पता चल रहा था कि सुबह हो चुकी है। उन्हें असल में कोई जल्दी नहीं थी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मेहमान घर जाने के लिए तैयार नहीं हो गए। ये क्षण बहुत जल्दी आ गया और दाना को जल्दी से नहाना पड़ा ताकि वे कपड़े पहन सकें और मेहमानों को विदाई दे सकें। काल मददगार नहीं था, जबकि वह उन दोनों को जल्दी से साफ करने में मदद करने के लिए शौव में था, लेकिन उसके कार्यों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और जब तक वे अंततः लॉबी में पहुंचे, मटिल्डा लगभग सभी को घर जाने देने के लिए दरवाजे खोलने के लिए तैयार थी। देरी के लिए माफ करना, आज सुबह हम थोड़ा धीमे निकले। क्या सब लोग जल्दी निकल गए हैं? काल ने पूछा। मटिल्डा ने सिर हिलाया। उनके अलावा जो टिनी वर्ल्ड जा रहे हैं और वहां पहले से ही मौजूद हैं। काल ने जल्दी से अलग जगह देखी और पाया कि उसके गिल्ड के बाकी सदस्य और दाना की माँ सभी टिनी वर्ल्ड में थे। वह हाल ही में इतना व्यस्त था कि अपनी शादी में भी उसे उनसे बात करने का समय नहीं मिला था। लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उनका समय खराब था। सभी लोग फिर रिजॉर्ट की सुविधाओं पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे और भविष्य में यहाँ फिर से आने का रास्ता ढूंढने की योजनाएं बना रहे थे। यह एक महंगी छुट्टी होगी, लेकिन सभी को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। जैसे ही मटिल्डा ने गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का द्वार खोला, काल ने अपनी मां को गले लगा लिया। वह पोर्टल के जरिए अकादमी देख सकता था और वहां से अपने माता पिता को उनके घर वापस लाना उसके लिए काफी आसान होगा। अकादमी में बहुत सारे जादूगर थे, लेकिन काल को शक था कि वहां सरकारी अधिकारी होंगे जो उसके माता पिता के घर जाने से पहले उनसे सवाल पूछना चाहेंगे। आखिरकार एक गंतव्य विवाह जो उन्हें पूरी तरह से दुनिया से बाहर ले गया, निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसके बारे में सरकार कुछ जवाब चाहेगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दोबारा देखने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द ही ऐसा करने की कोशिश करूंगा, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर मेरे पीछे आओ। नन्हे को सक्रिय किया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल रहस्यमय पाक कला को वॉलफ्लावर मैरी अलानोर को हस्तांतरित किया जाएगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और काल ने उसे आंख मारी, फिर अपने पिता को उसे द्वार से अंदर ले जाने दिया। उसे लगभग 5 सेकंड में पता चल जाता कि उसने अभी अभी सिस्टम इंटरफेस चालू किया है, लेकिन उससे तुरंत उसी बारे में पूछताछ होने वाली थी, इसलिए वापसी यात्रा के इस हिस्से में उन्हें साथ रखने में कोई बुराई नहीं थी। तुमने कैरा को अपने ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालने दिया, दाना ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे भी यह अजीब लगता है, रे ने दाना के कान में फुसफुसाया। अरे, तुम हमेशा चुपके से मुझ पर हमला करने में कामयाब हो जाते हो। अब जबकि मुझे पावर लेवल में बढ़त मिल गई है, तब भी तुम ऐसा करते हो, दाना बड़बड़ाए। राय ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, मैं आपकी तारीफ की कद्र करता हूँ। दाना ने आंखें घुमाईं। बेशक, राय इसे तारीफ समझती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग चौंकना नहीं चाहेंगे, और उसे अपनी निजी जगह का जरा भी एहसास नहीं था। क्या हम सब गिल्ड हाउस वापस जाने की तैयारी करें? इस प्रगति के साथ, मुझे यकीन है कि गिल्ड अलायंस ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि मिथिक रैंक पर हमारे कौशल कितने अच्छे हैं, काल ने पूछा। दाना मुस्कुराए। यह अच्छी बात है, लेकिन मिथिक रैंक पर कोई भी जानवर न होने से कुछ समय के लिए तुम नुकसान में रहोगे। काल हंसा और दाना ने कंधे उचका दिए। खैर, वैसे भी आपकी सामान्य लड़ाकू शक्ति की तुलना में यह एक नुकसान है। आपकी क्षमताओं के साथ, मुझे लगता है कि यह वास्तव में औसत छापा मारने वाली टीम के सदस्य के मुकाबले कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि रेमी वह सब कर पाएगी जो उसने टोटेम रैंक के लिए किया था, और वह एक औषधि खोज पाएगी जिससे सभी को सफलता मिल सके? उसने संशोधन किया। काल ने सिर हिलाया।
मुझे लगता है कि हमारे पास इसके लिए सही सामग्री ही नहीं है। वह कोशिश कर रही है क्योंकि इससे न सिर्फ वह बहुत मशहूर हो जाएगी, बल्कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उसकी औषधियों को चाहने लगेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मिथिक रैंक तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। अब जबकि मेरी ऊर्जा मिथिक रैंक पर है तथा उन्नत पावर मैट्रिक्स ने मेरी ऊर्जा की शोधन गति में सुधार कर दिया है, तो वे शीघ्र ही बहुत अधिक ऊर्जा घनत्व वाले स्थानों में स्नान करेंगे और इससे कम से कम 1 या 2 उन्नति अवश्य होंगी। राय के पास पहले से ही वह सब कुछ है जो उसे अपने उन्नति स्नान के लिए चाहिए। ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि आदर्श रूप से उसे मिथिक रैंक तक पहुंचने के लिए थोड़ा अमरसार चाहिए होगा, लेकिन ये केवल मिथिक रैंक वाली सामग्री से पूरी तरह संभव है। दाना को ये सोचकर मुस्कुराहट आई कि राय इस बात से परेशान हो रही है कि उसका स्नानघर उसके मानकों के अनुरूप नहीं है, जबकि वह मिथिक रैंक वाले खून से भरा हुआ था। किसी पर जितने भी आरोप लगाए जा सकते हैं, उनमें से राय पर कभी भी यह आरोप नहीं लगाया जाएगा कि वह अपनी त्वचा की देखभाल के बारे में पर्याप्त विवेकशील नहीं है, या फिर उसके फैशन सेंस के बारे में। वाकई विडंबना ही है। जब ब्लडबैथ स्पाइडर पहली बार अकेडमी में खाने की प्लेट के आकार की छोटी मकड़ी के रूप में आई थी, तब उसका एक हाउते कोच फैशनिस्टा बनना किसी की चेकलिस्ट में नहीं था। उनका पहला पड़ाव जिलाज में एलायंस हाउस था, ताकि उन्हें उस दहशत से तुरंत निपटना न पड़े जो द्रोध के लोगों में तब पैदा होती जब वे मिथिक रैंक पर पुनः प्रकट होते। यहाँ पद अविश्वसनीय रूप से सामान्य था, लेकिन वहाँ केवल भगवान ही पद धारण करते थे। हालांकि वे जश्न से बच नहीं सकते थे। ज्यादातर गिल्ड्स के पास कुछ जश्न होना आम बात थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी या कोई विशिष्ट शक्ति नहीं थी। घर को पहले ही सजाया जा चुका था और एलायंस के सभी मिथिक सदस्य उन्हें बधाई देने के लिए एकत्र हुए थे। साथ ही कुछ टोटेम भी थे जो काल या उसकी टीम को जानते थे। तो हमें कब तक एक मिथिक रैंक वाले जानवर छापा मारने वाली टीम की उम्मीद करनी चाहिए? नीला ने पूछा जब उसने अभिवादन में रक्त शराब का गिलास उठाया। अब ज्यादा समय नहीं है। मुझे पता है कि टीम के कुछ सदस्यों को आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके साथ काम करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। सबसे बुरी स्थिति में मुझे टीम के लिए एक नया दोस्त ढूंढना पड़ सकता है ताकि हमारे टोटेम रैंक वाले सदस्य रेडिंग टीम से रिटायर हो सकें। काल ने उत्तर दिया। क्या ये कोई विकल्प भी है? मुझे पता है कि जब आप घर से बाहर हों तो वे बाहर रह सकते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच रिटायर हो सकते हैं? नीला ने उलझन में पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। उनके अपने समय पर क्या करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वे अब भी अपने स्थान से जुड़े रहेंगे, इसलिए जब वे मेरे आसपास होंगे तो और भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हर बार कालकोठरी की यात्रा पर उनका वहां मौजूद होना जरूरी नहीं है। वास्तव में वे अलग अलग टीमों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अतीत में अक्सर थोरटेसा और अन्य लोगों के साथ जाता था ताकि वह उनके टैंक के रूप में काम कर सके। पिशाच मुस्कुराया। ठीक है, ये तो एक विकल्प है। अगर लेडी रे के अलावा उनमें से किसी के पास भी गोलेम बुलाने की क्षमता है तो वे लगभग अकेले ही एक छापामार दल बन जाएंगे। काल ने कंधे उचका दिए। देखो, रैमी के पास उसके अंगरक्षक तो हैं, लेकिन उसके अलावा उनमें से कोई भी इस हुनर के अनुकूल नहीं है। हमें उम्मीद थी कि कारा भी होगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि कैसबेजर ने अपनी ही भ्रामक प्रतियां बनाना सीख लिया था। पिशाच उसे डर से घूर रहा था। और भी एक कैसबेजर तो एक शहर से भी ज्यादा था। हॉक शक की निगाहों से कैरा को घूर रहा था जब वह अपनी जगह पर सो रही थी। उसे ये सब याद था, और टोटेम रैंक में उसकी पदोन्नति की वह बेहद नाइंसाफी भरी हरकतें भी। वह उसे दोबारा ऐसा करने से नहीं रोक सकता था, सिर्फ इसलिए कि काल उसके बिना ही किसी रोमांचक यात्रा पर जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे वाकई इस तरक्की की जरूरत थी। उसे ज्यादातर समय अपने द्वारा किए गए नुकसान की परवाह नहीं थी, उसे बस इतना ही चाहिए था कि यह मनोरंजक हो। स्टाफ ने पेय पदार्थ लाए और काल ने टिनी वर्ल्ड से सभी को घर में आकर आराम करने की अनुमति दे दी। डेर्यूड पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और वे पार्टी का हिस्सा बनने के हकदार थे। जैसे ही महिलाएं उत्सव में शामिल होने के लिए पोर्टल से बाहर निकली, काल ने अपनी छोटी सी दुनिया में एक अजीब आत्मा को देखा। नचट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द्वार से बाहर निकलते हुए काला अजगर बड़बड़ाया। क्या हमने तुम्हें खास तौर पर नहीं कहा था कि इन नन्हे अजगरों को अकेला छोड़ दो? काल ने बटन के सिर पर थपथपाया। लेकिन बेबी ड्रैगन्स मुझे पसंद करते हैं। काले अजगर ने अपनी नाक को भींच लिया और अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अंडों की देखभाल के लिए किसी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह नर्म पड़ गया। पहले से ही इस पर काम चल रहा है। मैंने टेसा से रेड ड्रैगन क्लरिक्स को एक संदेश भेजने को कहा है ताकि हम टिनी वर्ल्ड में कुछ देखभाल करने वाले लोगों को ला सकें। महिलाएं उन्हें पालने का बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें बेबी ड्रैगन्स पालने का प्रशिक्षण नहीं मिला है। काल ने समझाया। और आप उन्हें रखेंगे भी कहाँ? ठीक वहीं जहाँ वे हैं।
यह उनके रहने के लिए एकदम सही जगह है, इसलिए जब तक वे इतने बड़े नहीं हो जाते कि खुद बाहर जा सकें, उन्हें कहीं और ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काल ने कहा। मैंने सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे, नचट ने शिकायत की। राज इस बातचीत पर हंसा। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी काले अजगर को निराश होते देखा है। मुझे आश्चर्य है कि काल उस छोटे अजगर का क्या करेगा जो उसे भी सिरदर्द दे रहा है। नचटिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फुसफुसाकर जवाब देने के लिए झुकी। जब वह एक मिशन पर था तो उसे लगभग 100 ड्रैगन के अंडे मिले और वह अपने दोस्तों से उन्हें पालने की योजना बना रहा है। योद्धा हैरान सा लग रहा था। लोट्स और कैस बेजर द्वारा पाले गए छोटे ड्रैगन। ओह, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नचट ने उसे घूर कर देखा। उन्हें कोई आइडिया मत दो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इन नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार और प्रशिक्षित केयरटेकर भेजा जाए। बटन दौड़कर काले ड्रैगन को गले लगाने गया। तुम हमारे लिए और दोस्त लाने वाले हो। मुझे पता था कि तुम अंदर से इतने डरावने नहीं हो। लिरिक ने ड्रैगन को उसके सिर पर पटक दिया। उसका मतलब है कि वह एक ऐसा टीचर भेजना चाहता है जो तुम्हें दिन भर खेलने से रोके रखे और तुम्हें स्कूल की क्लासें भी करवानी पड़े। बटन ने नचट को संदिग्ध दृष्टि से देखा। उसकी हिम्मत नहीं होगी। नचट ने उसे एक उदासीन नज़र से देखा और वन ड्रैगन ने भौहें चढ़ाईं। वह मुझे ऐसे देख रहा है जैसे देखेगा, लेकिन ड्रैगन इतने बुरे नहीं होते। मैं तो रोज समय पर मुर्गी के अंडे इकट्ठा करता हूँ, उन्हें मुझसे और क्या चाहिए। बटन गिड़गिड़ाया। क्या आप पढ़ सकते हैं? नचट ने पूछा। थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक योजना है। काल मुझे हुनर सिखा सकता है, इसलिए वह मुझे सिर थपथपाकर पढ़ना सिखा सकता है और फिर मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बटन ने गर्व से जवाब दिया। छोटे ड्रैगन के तर्क पर पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि बेबी ड्रैगन ही थे, भले ही वे वन ड्रैगन ही क्यों ना हों। फिर बटन ने लोट से मदद मांगी और सबको पता था कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। अगर जिम्मेदारी से बचने की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ग्रीन ड्रैगन क्लरिक ही थी, तो नस्ट के पास पहले से ही कोई न कोई मौजूद होगा जो जानता होगा कि उसे कैसे काबू में रखना है। आखिरकार चर्च का लोट्स और उसके परिजनों के साथ सदियों पुराना व्यवहार था। लोट्स ने बटन को जूस का एक कप और एक कप केक दिया और छोटा ड्रैगन खाने के लिए रसोई में गायब हो गया, जिससे मिथिक रैंक के आगंतुक हंसते हुए रह गए। शायद उन्हें किसी नए व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं थी। लोट्स को बटन समझ आ गया था। यहाँ का मन बहुत अच्छा है। क्या तुमने घर पर कोई सुरक्षात्मक जादू डाला है? लिरिक ने लोट्स और बटन को रसोई में गायब होते हुए देखा तो पूछा। एक से ज़्यादा, लेकिन यहाँ का मैना का एक कारण ये भी है कि यह झील के पास है, जिससे भारी मात्रा में तात्विक मैना बाहर निकलता है जो काल कोठरी से रिसने वाले मैना के साथ मिल जाता है। काल ने समझाया। लिरिक ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये पसंद है। एल्फ को ये समझाना कि कालकोठरी के आसपास के क्षेत्र में हमेशा मैना की उच्च सांद्रता होती है और क्षेत्र में इतने सारे मिथिक रैंक वाले कालकोठरी के साथ जिलाज मैना उपयोगकर्ताओं के लिए एक आभासी स्वर्ग था, बाद में किया जा सकता है। अभी के लिए इसकी चिंता मत करो। चलो पार्टी करते हैं और मिथिक की 2 प्रगतियों का जश्न मनाते हैं। मुझे यकीन है कि बाकी एलायंस इसे सुनकर खुश होंगे, भले ही सिर्फ इसलिए कि दाना के पास 3 अलग अलग तरह के गोलेम हैं। काल ने मजाक किया। राज ने उंगलियां चटकाईं। ठीक है, मैंने सुना है कि तुम्हें गोलेम का एक नया मंत्र पता है। क्या नीले ड्रैगन को अभी तक पता है? डाना ने हंसते हुए सफ़ायर की ओर इशारा किया जो उन पर मुस्कुरा रही थी। लाइब्रेरियन ने पहले ही दाना से उन सभी विशेष कौशलों और वर्ग कौशलों के लिए कौशल पुस्तकें बनाने का अनुरोध किया था जिन्हें वह जानती थी, ताकि वे युद्ध जादूगर से संबंधित ट्रैक में अधिक जादूगरों को आगे बढ़ा सकें। दाना अपने गोलेम और दूरी से लड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती थी, लेकिन उसका वर्ग वास्तव में असाधारण रूप से हाथापाई में सक्षम था। आप इसे अच्छे मित्रों से घिरे रहने का दुष्परिणाम कह सकते हैं कि उसे कभी भी लाइन में आगे आने की जरूरत नहीं पड़ी तथा पीछे से उसके साथ मिलकर हमला करने के लिए कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन नतीजा वही रहा। गोलेम ने उसकी ब्लेड स्किल्स का उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तुम्हारी बात सही है, न सिर्फ उन्होंने मिथिक बनाया है बल्कि वे नवविवाहित भी हैं। क्या तुमने हनीमून की छुट्टियों की योजना बनाई है? ह्यूगो ने पूछा। काल ने बड़े जादूगर की तरफ कंधे उचका दिए। देखिए, जब हम मटिल्डा के लिए एक मिशन पर थे तब हमने छुट्टी लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह छुट्टी से ज़्यादा काम साबित हुई। तो शायद हम थोड़ी देर घर में आराम करेंगे, शायद छोटी दुनिया में समय बिताएंगे ताकि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम हों। अब जब मैं मिथिक रैंक पर हूँ तो मैं उस छोटी दुनिया को और भी ज़्यादा फैला सकता हूँ, जिससे हमें घूमने के लिए और जगह मिल जाएगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं है। खाने के अलावा पूरे 1 सप्ताह तक बिस्तर से बाहर न निकलना मुझे अच्छा लगता है। ह्यूगो ने सिर हिलाया। और फिर जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पास ढेर सारे उपकरण संबंधी अनुरोध होंगे और मांग होगी कि तुम एक और परीक्षण टावर बनाओ।
गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के लिए आपने जो बनाया है उसकी चर्चा तेजी से फैल रही है और हर कोई इसे चाहता है। काल ने भौहें चढ़ाईं, वे यहाँ इसके बारे में कैसे सीखेंगे? जब उन्होंने टावर बनाया था तब ड्रैगन द्वीप समूह से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। क्या तुम्हें लगता था कि चर्च अलग थलग पड़ गया है? ड्रैगन्स को गपशप से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। ड्रैगन चर्च के हर पादरी को पता था कि तुम शादी करने वाली हो, वे सब जानते हैं कि तुम अब मिथिक हो और तुमने गोल्डन ड्रैगन नेशन के लिए गोलेम और भ्रमों से लड़ने के लिए एक तरह का दोहराए जाने वाला परीक्षण टावर बना दिया है। ह्यूगो ने समझाया और सभी पादरी अपने सबसे मासूम चेहरे बनाने लगे। यहाँ तक कि सफायर ने भी कंधे उचका दिए, मानो कह रही हो कि यह उसकी गलती नहीं थी, ये तो बस अपरिहार्य था। काल ने आह भरी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे नया लगाने के लिए कोई जगह सोचनी चाहिए। नीलम ने हाथ हिलाकर टाल दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहस करने दो और कोई आकर तुम्हें फैसला बता देगा। ड्रैगन देवता और पशु देवता के अनुयायी अभी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ड्रैगन्स के पास पहले से ही एक है, लेकिन वह टोटेम रैंक पर है। तो बीस्ट गॉड्स भी एक चाहते हैं। जवाब शायद यही होगा कि वे इसे गतुजान या नेरुद में चाहते हैं। गतुजान दिव्य पशु क्षेत्र है और नेरुद मुख्यतः मकड़ी देवी के अधीन है, लेकिन अन्य पशु देवताओं की भी वहां पूजा की जाती है। काल ने सिर हिलाया। खैर, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मुझे यकीन है कि वे भुगतान का कोई उचित तरीका ढूंढ लेंगे। नाच ने अपनी हंसी दबाते हुए खर्राटे लिए और काल ने भी उसके साथ मुस्कुराहट साझा की। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि बूढ़ा अजगर क्या सोच रहा था। अब काल के पास नन्हे अजगरों से भरी पूरी जगह थी, इसलिए उसे अब उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक अनमोल खजाने की सबसे संभावित कीमत यही थी कि उसे दिव्य पशुशाही वंशों में से किसी एक का बच्चा दिया जाए। ड्रैगन के विपरीत, जिन्हें उनके संरक्षक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था तथा जो अंततः स्वयं ही बड़े हो जाते थे, दिव्य जानवरों को आमतौर पर अपने मार्ग पर बने रहने तथा अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। काल उस मिशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प था, क्योंकि उसके पास पहले से ही कई अन्य सफल जानवर थे। उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। घर के कर्मचारी पे पदार्थ लेकर आए थे और किसी ने शाम के लिए संगीत बजाने के लिए बाज को बुलाया था। एक नियमित बैंड भी एक विकल्प था, लेकिन असली बाज अपने जादू से पार्टी में आने वालों को तरोताज़ा और ऊर्जावान बना सकते थे, जिससे कार्यक्रम लंबे समय तक चलता रहे और कोई भी ज्यादा नशे में धुत होकर हंगामा न करे। खैर, ये बहुत बड़ा दृश्य था, क्योंकि एक कमरे में इतने सारे अहंकारी लोगों का होना स्वाभाविक था, भले ही वे सभी मित्र थे। वे जितना अधिक नशे में होते गए, उतना ही अधिक उन्हें किसी चीज़ पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक कारण की आवश्यकता महसूस हुई और एक से अधिक चुनौतियों को परिसर की छत पर ले जाना पड़ा, जिसे इस प्रकार की चीज़ों के लिए सुरक्षात्मक बाधाओं के साथ मजबूत किया गया था। लेकिन इससे काल को एक बढ़िया विचार आया, जिस पर वह दाना को बिस्तर पर ले जाते समय विचार कर सकता था। एक पूर्ण परीक्षण टावर के बजाय जिला संभवतः एक अखाड़े के साथ बेहतर होगा, जहां आप एक वास्तविक व्यक्ति या एक कृत्रिम चुनौतीकर्ता के खिलाफ चुनौती लड़ने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, दर्शकों और सट्टेबाजी के साथ। क्योंकि जिलाज। अगली सुबह काल उठा और उसने डाना को गले लगाया, तब उसे एहसास हुआ कि वह तो मुलायम थी, लेकिन अजीब तरह से गांठदार थी। क्या सुबह हो गई है? घबराए हुए तियान ने पूछा। तुम दाना की छाती पर क्यों सो रहे हो? ये मुलायम और गर्म है, मानो माँ के साथ बिल में वापस आ गया हूँ। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। काल ने हंसते हुए छोटी लोमड़ी को सोने के लिए छोड़ दिया। आज सुबह डाना बहुत थके हुए थे, लेकिन उन्हें बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं थी। वे तो केवल मानसिक रूप से प्रशिक्षण क्षेत्र बनाने की विधि पर विचार कर रहे थे, बिना शारीरिक रूप से क्षेत्र का निर्माण किए। उन्होंने कल रात ही यह पता लगा लिया था कि पोर्टेबिलिटी ही कुंजी होगी। सभी द्वंद्वयुद्ध औपचारिक प्रशिक्षण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे और इसके लिए पहले से ही इमारतें मौजूद थीं। लेकिन अगर वह एक ऐसा मायावी क्षेत्र बना सके जिसके अंदर ठोस बाधाएं हों और प्रतियोगी उन पर वार कर सकें, तो वह एकदम सही होगा। बस उसे सक्रिय करो, प्रतियोगियों को अंदर आने दो और जहां कहीं भी हो, लड़ो। काल को पूरा यकीन था कि अगर वह रून क्राफ्टिंग से बनी किसी वस्तु से भ्रामक क्षेत्र को सक्रिय करता है, तो उसे पता है कि उसके अंदर ठोस सतह कैसे बिछाई जाती है। लेकिन वह कोई छोटी वस्तु नहीं होगी, चाहे उसका लेखन कितना भी छोटा क्यों न हो। पहाड़ की परतदार संरचना का विचार वास्तव में व्यवहारिक था, लेकिन काल एक ओबेलिस्क के बारे में सोच रहे थे, जो पत्थरों की परतों से बना था। प्रत्येक परत जादुई थी, फिर उसे एक आधार से जोड़ा गया था। अगर वह ऐसा करता, तो वह वस्तु को 2 मीटर से कम ऊंचा बना सकता था और फिर भी जरूरी मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता था। डोमेन, अर्थ मैनिपुलेशन का ठोस आंतरिक भाग, दर्शकों और अखाड़े, विरोधियों और एक रेफरी के लिए सुरक्षात्मक मंत्र। कुछ बुनियादी चेतना के साथ एक भ्रम होने से कलाकृति अपने अवरोध स्तरों को समायोजित कर सकती थी और उपलब्ध गोलेम से वांछित विरोधियों का निर्माण कर सकती थी।
उसके पास असीमित विविधता नहीं थी, लेकिन उसके गोलेम मंत्र से अधिकांश प्रकार के जानवर पैदा हो जाते थे और वह ऐसे कालकोठरी मालिकों का निर्माण कर सकता था जिन्हें वह जानता था। ये छापा मारने वाली टीमों के लिए एक लोकप्रिय विशेषता होनी चाहिए। अभ्यास के लिए एक टीम को लाना या ऐसी स्थिति में नई रणनीतियां आजमाना जहां राक्षस आपको मारने से पहले ही रुक जाए, एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे उपचार मंत्र और पुनर्प्राप्ति क्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता थी। काश इसके लिए कोई टेम्पलेट होता। उसे दूसरे डार्कलाइट होस्ट गिल्ड मास्टर से पूछना चाहिए था। उनमें से किसी एक को कोई उपयुक्त हुनर जरूर आता होगा। दुर्भाग्यवश यह विचार उसके दिमाग में बहुत देर से आया, और अब चूंकि वे पुनः अलग अलग ग्रहों पर थे, इसलिए वह उन्हें सीधे संदेश भेजने में असमर्थ था। हालांकि अतिरिक्त शाखाएं अभी भी सक्रिय दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसके सिस्टम इंटरफेस की सीमा से बाहर थीं। उनके इतनी दूर होने के कारण उसके पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, और उसके पास गिल्ड हाउसों के बीच एक अंतर्गृहीय पोर्टल खोलने का कौशल नहीं था, भले ही सिस्टम उसे जिलास की सीमा के भीतर स्थित लोगों को लक्षित करने की अनुमति देता था। वह कभी भी साइहोसासा गिल्ड हाउस नहीं गया था, लेकिन सिद्धांत रूप में वह उस स्थान तक पहुंचने के लिए एक पोर्टल खोल सकता था जिसे मटिल्डा ने संपत्ति के भीतर निर्दिष्ट किया था। काफी विचार विमर्श के बाद प्लिंथ मॉडल वाकई अखाड़ा बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प लगा। इसे परतदार बनाना आसान था, इसे कहीं भी रखा जा सकता था, और वह इसे डार्कलाइट होस्ट का विशिष्ट प्रतिनिधि बना सकते थे। जब वह इसे जादू से भर देता था तो आधा काला और आधा सफ़ेद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, और यह एक सजावटी वस्तु नहीं थी क्योंकि अधिकांश रून किसी भी तरह से छिपे हुए थे। काल ने मन ही मन पूरे चबूतरे की उसकी सभी 50 परतों की डिज़ाइन तैयार की और फिर उसमें परिवर्तन करने का काम शुरू किया ताकि वह अधिक व्यावहारिक हो और जब लड़ाके अखाड़े पर सुरक्षात्मक मंत्रों को नुकसान पहुंचाएं तो उसे चार्ज रखना आसान हो। आखिरी चीज़ जो किसी को भी चाहिए थी वह ये थी कि पूरा जादू लड़ाई के बीच में ही ध्वस्त हो जाए और दर्शक जमीन पर गिर जाएं। एक भ्रमात्मक क्षेत्र होने के कारण यह बाहर की अपेक्षा अंदर से बड़ा था, इसलिए अखाड़ा जहां भी स्थापित किया गया था उसके आधार पर कुछ अतिथियों का उतरना सुरक्षित नहीं था। कैरा ने कई मजेदार तरीके देखे थे जिनका दुरुपयोग किया जा सकता था, लेकिन काल उसे जानबूझकर अखाड़े के दहने का उपयोग करके मेहमानों को सुरक्षित क्षेत्रों में फेंकने की अनुमति नहीं देने वाला था जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। ये हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन थोड़ा परेशानी भरा भी हो सकता है। ऊपर कैरा उन सबके साथ बिस्तर पर आ गई और दाना के दूसरी ओर चिपक गई, फिर ध्यान से उसे सूंघने लगी कि कहीं उसमें गर्भवती होने की गंध तो नहीं आ रही। इस बात पर शर्त लगाई गई थी कि उन्हें बेबी डाना मैजिस कब मिलेगी और वह जीतने का इरादा रखती थी। एक संभावना थी कि थोर के पास ये हो सकता है, उसके पास बहुत अच्छी अंतर्ज्ञान थी, लेकिन थोड़ी सी अग्रिम जानकारी के साथ कारा को यकीन था कि वह अपने पक्ष में बाधाओं को प्रभावित कर सकती है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे विचार सुन सकता हूँ, है ना? और रेमी, प्रसव पीड़ा बढ़ाने वाली औषधियां सिर्फ इसलिए मत बनाओ ताकि तुम्हें वो सही समय और तारीख मिल जाए जिस पर तुमने दांव लगाया है। काल ने चेतावनी दी। वह इसमें बहुत अच्छा होता जा रहा है। जब वह जाग रहा था तब मैंने खुद को इसके बारे में सोचने भी नहीं दिया और उसने फिर भी अनुमान लगा लिया। रेमी ने काल की चतुराई की सराहना की। दाना ने एक आंख खोली। क्या हमारे खिलाफ इस तरह साजिश करना उनके लिए सामान्य बात है? बिल्कुल बेशर्मी। काल हंसा। वे भूल गए कि अब तुम उन्हें सुन सकती हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब वे अपनी चुनी हुई तारीखों पर तुम्हें बेबी डाना मैजिस देने की योजना बनाने लगेंगे तो तुम अनजान बनोगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने हमारे लिए डेट नाइट्स की व्यवस्था शुरू कर दी है ताकि वे इस संभावना को अधिकतम कर सकें कि गर्भधारण उनके दांव के लिए सही समय पर हो। दाना ने आह भरी, कम से कम उनमें से एक तो पूरी तरह बेशर्म नहीं है। रे ने हंसी से कहा, ओपल मासूम नहीं है, वो बस इस पर एक फिल्म बनाना चाहती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म किस तारीख को शुरू होगी। मकड़ी की बात सही थी, यह कोई सुधार नहीं था। अध्याय 1231, अपनी बहनों पर भरोसा रखें। दाना ने आह भरी और तियान के सिर पर हाथ फेरा। हो सकता है कि छोटी लोमड़ी उसके प्रेम जीवन में मदद करने की साजिश रच रही हो, लेकिन यह उसकी शुद्ध मानसिकता से उपजा था। वह बस और भी छोटे लोमड़ियों के साथ खेलना चाहता था और उसे पूरा यकीन था कि दाना के कम से कम आंशिक रूप से लोमड़ी के बच्चे जरूर होंगे। बेबी स्टोन फर डिवाइन फॉक्स सबसे अच्छे रहेंगे, लेकिन बेबी फॉक्स गर्ल्स भी ठीक रहेंगी। भाई तो प्रतिस्पर्धा में थे, लेकिन छोटी बहनें तो बस प्यार और लाड़ प्यार के लिए थीं। कैरा ने उसे ऐसा बताया था और यह सच ही होगा। दाना को इस तर्क पर बहुत संदेह था, लेकिन काल को इस योजना की कोई चिंता नहीं थी। सभी नतीजे उसके लिए अच्छे थे क्योंकि उसे पिल्लों, बिल्ली के बच्चों या बच्चों को गर्भ में नहीं रखना था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनका क्या होता है। दाना उस भाग के बारे में न सोचने की पूरी कोशिश कर रही थी और इसके बजाय काल द्वारा नए अखाड़े के निर्माण के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने ये कला उससे सीखी थी, लेकिन इस तरह की रून क्राफ्टिंग उसके बस की बात नहीं थी।
इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ये समझना काफ़ी नहीं था कि रून कैसे काम करते हैं। आपको सभी संबंधित मंत्रों को भी जानना होगा, उनके पीछे की अवधारणाओं को समझना होगा और उन्हें स्थिर करने के लिए एक प्रभाव में कैसे मिलाना है, ये भी जानना होगा। संक्षेप में कहें तो उसका प्रयास करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उनकी प्रक्रिया ने उन्हें कुछ विचार दिए कि कैसे वह अपने स्वयं के नए प्रभाव बना सकती हैं, जो कवच और सहायक उपकरण को बेहतर बना सकते हैं, जिन्हें वह बाद में बनाने की योजना बना रही थी। अब जब वह समझ गई थी कि किसी वस्तु पर गोलेम प्रभाव कैसे डाला जाता है, तो वह ये भी समझने लगी थी कि गोलेम मंत्र को बेहतर बनाने के लिए बोनस को लक्षित करने के लिए रूनिक अनुक्रम को कैसे बदला जाए। किसी वस्तु में विशिष्ट रूप से निर्मित क्षति जोड़ने से सामान्य क्षति बोनस की तुलना में बहुत अधिक बोनस मिलेगा, जो जादूगर द्वारा डाली जाने वाली हर वस्तु पर लागू होता है। निश्चित रूप से इससे उनकी समग्र क्षमताओं में बाधा आएगी, लेकिन यदि आप मुख्य रूप से गोलेम और बुलाए गए प्राणियों पर क्षति पहुंचाने के लिए निर्भर हैं, तो आप उनकी क्षमताओं को आसानी से दोगुना कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें 30 से 40% बोनस दें। काल आमतौर पर सामान्य बोनस ही देते थे, इसलिए वे किसी भी स्थिति में उपयोगी होते थे। लेकिन जादूगर आमतौर पर केवल कुछ ही मुख्य क्षमताओं पर निर्भर रहते थे और बाकी सहायक कौशल होते थे। बोनस की कमी ने आपको उनका उपयोग करने से नहीं रोका, लेकिन अगर उसने ऐसी वस्तुएं बनाई जो केवल अग्नि कौशल में सुधार करती हैं या जलने से होने वाली क्षति को बढ़ाती हैं, तो हॉक जैसे किसी व्यक्ति को भारी बोनस मिलेगा। हॉक उस योजना का बड़ा प्रशंसक था। किसी और रूनिक संयोजन पर काम करने की जरूरत नहीं है, बस हर चीज में जलन पैदा करने वाला नुकसान जोड़ दो और सब ठीक हो जाएगा। एक जादूगर को फायरबॉल के अलावा और किन कौशलों की जरूरत होती है? मुझे लगता है कि इस तर्क में कुछ गड़बड़ है, मेरे दोस्त, थोर ने पक्षी को याद दिलाया। हॉक ने भौहें चढ़ाईं। हो सकता है आपकी बात सही हो। फायरबॉल अच्छा है, लेकिन फिर ज्वाला वाले बवंडर भी होते हैं, धधकती बारिश भी होती है, धधकते उल्कापिंड भी होते हैं। बोनस को सिर्फ फायरबॉल तक सीमित रखना बहुत ज्यादा है। थोर ने कंधे उचका दिए। लेकिन जब मैं चीज़ों पर पैर रखता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि उनमें आग लग जाए, इससे मेरे पैर जल जाएंगे। दाना ने अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जानवरों की बकबक को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। काल हंसा जब दाना ने अपने दिमाग में आने वाली सभी अतिरिक्त आवाज़ों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, जिसमें कैरा के फुसफुसाए संदेश भी शामिल थे, जिन्हें कैस बेजर ने घुसपैठिया विचारों की तरह बताया था, जो दाना को मज़ेदार चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन समय मिलने पर उसने सोचा कि वह दाना मैच की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। बस एक ही समस्या थी कि दाना उसके प्रतिरोध को कम करने की उसकी योजनाओं को भी सुन सकती थी। काल ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दाना मन ही मन उसे हर समय टोक रही थी। कैरा ने निर्णय लिया कि उसे अपना खेल बेहतर करना होगा, वह लापरवाह हो गई थी। सुबह सुबह जब ये योजनाएं चलती रहीं, तो काल और दाना को भूख लगने तक बिस्तर से उठने का कोई कारण नजर नहीं आया। इसलिए दोपहर के समय दाना ने आखिरकार तियान को अपनी छाती से उतारा और लोमड़ी को अपने बगल वाले बिस्तर पर लिटा दिया। यह उसके लिए अपने स्थान पर लौटने का संकेत था, ताकि वह खेल सके और अपने पवित्र जादू पर काम कर सके। दूसरे लोगों के साथ खेलना बुरा नहीं था, लेकिन यह उतना मज़ेदार नहीं था जितना कि फॉक्सकिन रूप में दाना पर झपकी लेना। क्या आपकी सुबह अच्छी रही? जब दंपति अंततः नीचे आए तो ओफेलिया ने मजाक में पूछा। बुरा नहीं है, देर तक सोना कभी कभी अच्छा बदलाव होता है। तुम्हारा छोटा सा उपद्रवी कहाँ है? काल ने जवाब दिया। बटन और बाकियों वाली छोटी सी दुनिया में। तुमने मुख्य कमरे में द्वार खुला छोड़ दिया है, इसलिए और भी लोग आ रहे हैं, उसने समझाया। काल मुस्कुराया और बरसे कर हंसा। क्या कहूँ, औरतें भले ही पुरुषों को अपने साथ रखना न चाहें, पर उन्हें एक शाम के लिए उन्हें घर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अपना मजा लेने दो, आज बहुत हैंगओवर होगा, और अगर हम गिल्ड एलायंस सदस्यों को अभी वापस ले आएं तो सभी चिकित्सक व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं पोर्टल को खुला रखूंगा, लेकिन मैं इसे तहखाने में ले जा रहा हूं ताकि ये द्रोथ गिल्ड हाउस के पोर्टल के बगल में हो, जहां गार्गोयल्स इस बात पर नजर रख सके कि कौन अंदर और बाहर आ रहा है। अगर मुझे किसी कारण से बाहर जाना पड़ा, तो अन्य गिल्ड मास्टर्स खुश नहीं होंगे यदि मैं गलती से उनके रेडिंग टीम के कुछ सदस्यों को अपने साथ ले जाऊं। काल ने मजाक किया। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा आगे जा पाओगे। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि तुम और दाना मिथिक रैंक डिंगॉन में कैसा प्रदर्शन करते हो, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुमसे बात करने के लिए उन्हें पूरा दिन इंतजार करना पड़े। दाना ने आह भरी। आलसी दिनों की तो बात ही कुछ और है, लेकिन मिथिक डिंगॉन की यात्रा हमारे लिए मज़ेदार और फ़ायदेमंद दोनों होनी चाहिए। कम से कम डिंगॉन इतने खास तो हैं कि हमें नए लोगों के पूरे समूह के साथ नहीं जाना पड़ेगा। काल और दाना को गिल्ड लीडरों को यह एहसास होने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वे आगे बढ़ चुके हैं। ह्यूगो अभी भी घर पर था, वेंडी के साथ जादू पर चर्चा कर रहा था, जो उससे तरह तरह के गूढ़ जादुई सिद्धांतों पर कड़ी पूछताछ कर रही थी, जिन्हें काल समझ भी नहीं पा रहा था।
इसलिए जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मुख्य कमरे में आवाज़ें काल और डाना की थी, उसने बाकियों को सचेत किया और उन्हें अपने सबसे ताकतवर नुकसान पहुंचाने वाले के साथ 5 लोगों की कालकोठरी में भागने की योजना बनाने को कहा। काल और डाना पर्याप्त रूप से सक्षम होने चाहिए, लेकिन वे दोनों ही नए नए उन्नत हुए थे, और यहाँ तक कि सबसे अच्छे उपकरण भी हमेशा मिथिक के चरम और शुरुआत के बीच शक्ति के स्तर में अंतर को पूरा नहीं कर सकते थे। सवाल ये था कि वे न्यूनतम के कितने करीब होंगे। दोनों के पास दुर्लभ कौशल थे जो उनकी क्षमताओं में बहुत अधिक क्षति जोड़ते थे, और दोनों के पास कई गोलेम थे जो उनके क्षति उत्पादन को कई गुना बढ़ा देते थे। काल के पास जानवर थे, लेकिन उन्हें इस यात्रा पर साथ लाना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वे अभी तक आगे नहीं बढ़े थे, और यदि वे साथ आ भी गए तो वे सामान्य क्षति का केवल 10% ही कर पाएंगे। ये कार्यकुशल नहीं था। असली सवाल ये था, अगर काल अपने जानवरों का समर्थन नहीं कर रहा होता तो वह किस तरह की भूमिका चुनता? ड्रैगन रूप और हाथापाई की स्थिति, या फिर वह कुछ दूरी से हमला करने वाला खेल चुनता, भले ही आगे ज्यादा भीड़ न हो? नहीं, ये सही नहीं था। जब काल और डाना दोनों एक समूह में होते थे तब भी अग्रिम पंक्ति गोलेम से भरी होती थी। वह बंधन मंत्र जिसने दोनों आत्माओं को एक साथ जोड़ दिया ताकि वे एक ही गति से आगे बढ़ सकें, वाकई कुछ खास था। काल एक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, और अब उसके साथ एक बिल्कुल सही जादूगर होगा जो प्रगति में कभी उससे पीछे नहीं रहेगा। अधिकांश लोग एक पॉकेट हीलर चाहते थे ताकि वे अधिक समूहों में शामिल हो सकें और उन्हें इस बात की चिंता न करनी पड़े कि कोई लापरवाह पादरी उन्हें उनकी गलतियों के लिए कष्ट देगा। उसका मत इसके विपरीत था, अविश्वसनीय स्व उपचार और क्षति में कमी और एक बोनस क्षति डीलर। हालांकि यह ज्यादातर समूहों में कारगर साबित होगा। हालांकि वह टैंक नहीं था, लेकिन वह हीलर्स के लिए जिंदगी मुश्किल नहीं बनाएगा, जिससे वे किसी भी गलती या मुश्किल हालात में समूह को संभाले रख पाएंगे। एक पादरी के लिए एक व्यक्ति को जीवित रखना कोई समस्या नहीं थी। 5 लोगों को जीवित रखना हमेशा आसान काम नहीं होता था, खासकर तब जब नुकसान पहुंचाने वाले लोग हत्या पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हों, बदले में होने वाले नुकसान पर नहीं। उदाहरण के लिए, एक बॉस पर कांटों वाला प्रभाव था जहां उसे घायल करने पर आपको बदले में नुकसान होता था। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले को बॉस से सबसे ज्यादा नुकसान होता था, और जब योद्धा अपनी चोटों पर ध्यान नहीं देते थे तो यह मरहम लगाने वालों के लिए एक बुरे सपने जैसा होता था। जैसा कि उन्हें याद आया, काल के पास सीमित अभेद्यता हर समय सक्रिय रहती थी, न कि केवल एक सीमित अवधि के लिए। थॉर्न्स के लिए ये सबसे अच्छा कौशल था, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान किसी भी समय ज्यादा नहीं होता था, बस अनगिनत छोटी छोटी चोटों के साथ तेजी से बढ़ता जाता था। काल, जीवितों की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपके पास बात करने का समय है? देव ने अन्य गिल्ड मास्टर्स को डार्कलाइट होस्ट के कॉमन रूम में ले जाते हुए पूछा। हमेशा, मैं पहले से ही अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, और मुझे लगता है कि हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। खैर, उम्मीद है तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी। हमारी अभी अभी शादी हुई है और अगले कुछ हफ्तों तक ज्यादा मेहनत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, काल ने जवाब दिया। देव हंसा। खैर, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता। शादी के बाद पूरे 1 महीने तक मैंने कोई भी उत्पादक काम नहीं किया। मेरी खुशकिस्मती से मैं उस समय भी टोटेम था, और मासिक दौड़ के लिए मेरी भूमिका निभाने के लिए दूसरे टैंक भी मौजूद थे। जितनी ज्यादा शक्ति आपको मिलेगी, उतना ही ज्यादा काम उनके पास आपके लिए होगा। ये सचमुच थोड़ा विडंबनापूर्ण है। सभी कठिन काम ऐसे हैं जिन्हें किसी और को नहीं सौंपा जा सकता, काल ने मजाक किया। देव ने आह भरी। एक मिथिक के रूप में जीवन में आपका स्वागत है। कोई भी हमसे ऐसी चीजें नहीं मांगता जो कोई और कर सकता है। वे इसे हमारे पद के प्रति सम्मान और श्रद्धा कहते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब बस इतना है कि हम अब पहले जितना ढीला नहीं पड़ सकते। यदि आप मुझसे पूछें तो यह वास्तव में एक निराशाजनक बात है। लेकिन गठबंधन में आप दोनों के होने से हमें वास्तव में कुछ अतिरिक्त क्षति पहुंचाने वाले लोग मिल गए हैं, और हम थोड़ी अधिक बार बारी बारी से काम कर सकते हैं। काल ने डेर्यूड को देखकर मुस्कुराया। दुष्टों को तो चैन ही नहीं मिलता। टैंक और मरहम लगाने वाले तो कभी भी पर्याप्त नहीं होते। देव ने कंधे उचका दिए। हम इस पर काम कर रहे हैं। अब जब हमारे पास 2 और सदस्य हो गए हैं तो हम एक पूरी बैकअप टीम पर काम शुरू कर सकते हैं। मिथिक सदस्यों की भर्ती करना आसान नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी प्रतिष्ठा बना रहे हैं। डाना ने भौहें चढ़ाईं। ज्यादा उत्साहित मत हो, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हफ्ते में कई बार कालकोठरी में जाना संभव नहीं है। फिलहाल इसे मुख्य समूह में एक अतिरिक्त रोटेशन के रूप में रखना शायद बेहतर होगा। गिल्ड मास्टर्स ने एक साथ आह भरी, जिससे कमरे में मौजूद बाकी लोग खिलखिला उठे। वे सभी अपने रेडिंग रोटेशन में और लोगों को शामिल करने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन डार्कलाइट होस्ट मुख्य रूप से एक क्राफ्टिंग गिल्ड था, और अब जब उनके पास मिथिक रैंक वाले 2 कारीगर भी थे तो उनके पास बेहद लाभदायक अनुरोधों की बाढ़ आ गई। किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन के लिए मिथिक डेंगॉन से प्राप्त की जाने वाली कमाई से कहीं अधिक। इस तरह से जिलास क्षेत्र में असंतुलन वास्तव में अनुचित था।
लेकिन दूसरी ओर सैफायर ने मिथिक रैंक वाली वस्तुएं बनाने से साफ इनकार कर दिया, भले ही आपके पास सामग्री हो। जिद्दी नीले ड्रैगन के विपरीत काल से मिथिक रैंक वाली कम से कम एक वस्तु मिलने की संभावना थी। शायद दाना से भी, जब उन्हें पता चल गया कि उसके पास कौन सा हुनर है। उसने अब तक कोई हुनर सीख लिया होगा। ये समझ से परे था कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। काल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। क्यों न इस बार हम भी साथ चलें? इससे नुकसान पहुंचाने वालों को एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, हम कालकोठरी के बारे में सीख पाएंगे और फिर हम शिकायतों को अगले हफ्ते तक टाल सकेंगे। सप्ताह में एक बार काम करना हमारे शेड्यूल के लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, भले ही पिछले कुछ सप्ताहों में हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर बकाया हो गए हों। डेव मुस्कुराए जब उन्होंने नरमी दिखाए। ये बिल्कुल सही होगा। तीनों टीमें हर हफ्ते अलग अलग दिन खेलती हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार उपलब्ध हो तो हमें सभी खिलाड़ियों को ज़रूरत पड़ने पर कुछ अतिरिक्त समय देने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि कुछ टीमें हैं जिन्हें लंबी छुट्टी से कोई आपत्ति नहीं होगी। राज हंसा। मुझे पता है, मेरी टीम आलसी हो रही है, लेकिन हमें बिल तो चुकाने ही होंगे। उस आदमी की बात में दम था। मिथिक कालकोठरी उस कर के लिए धन का प्राथमिक स्रोत थे जो उस क्षेत्र में लोगों से शहर में रहने और खुली कालकोठरियों तक पहुंचने के लिए वसूला जाता था। डेव मुस्कुराया। इस बार वे मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं कुछ ही मिनटों में एक हीलर और एक और तैयार कर सकता हूं, और यह हमारे रोटेशन के बीच में है, इसलिए कोई भी चूकेगा नहीं। मेरे लोग हाल ही में नए उपकरणों के लिए पैसे जुटाने हेतु कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे अतिरिक्त रन लेने से इनकार नहीं करेंगे। काल हंसा। तुम मुझे बुरा महसूस करा रही हो, मानो मैं उनका फायदा उठा रहा हूं। डेव ने कंधे उचका दिए। टोटेम रैंक वाला गियर बहुत महंगा है, चाहे आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, और जो डिंगोन हमने जीता है उसमें ज़्यादा लूट नहीं है। वह बहुत छोटा भी है। पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही हम काम पूरा कर लेंगे। ह्यूगो ने सिर हिलाया। मिथिक डिंगोन में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, और उनमें से कई थोड़े उदास भी होते हैं। एक ऐसा भी है जिसमें सिर्फ 3 गार्ड और एक ही बॉस होता है, लेकिन 1 हफ्ते का समय होता है। 1 साल तो इसके लिए कोई चुनौती भी नहीं थी। जिस गिल्ड ने इसे पिछले साल आयोजित किया था उसने इसे डिफ़ॉल्ट रूप से जीत लिया क्योंकि कोई और इसे लेने नहीं आया। अगर आप चाहें तो इसमें प्रवेश सस्ता है। प्रवेश शुल्क के तौर पर एक ओवरलॉर्ड रैंक या उससे ऊपर की कचरा वस्तु मांगी जाती है। काल हंसा। वह सचमुच एक सस्ता कालकोठरी था, लेकिन सिर्फ एक बॉस के साथ ये वाकई एक अच्छी ट्रेनिंग जगह हो सकती है। महाकाव्य गोलेम्स, दाना ने सोचा, और काल की हंसी मुस्कान में बदल गई। वह सही थी। जितने ज़्यादा बॉस वे देखते उतने ही ज़्यादा बॉस वे लड़ाई में रक्षक के रूप में बुला पाते। ठीक है, हम बाद में कुछ छोटी और आसान कालकोठरियों पर बात कर सकते हैं, बस अनुभव बढ़ाने के लिए। कौन जाने उनमें से कोई एक जानवर को आगे बढ़ने में मदद कर दे। काल ने बनावटी अनिच्छा से सहमति जताई, जिससे कोई भी मूर्ख नहीं बना। अन्य गिल्ड लीडर उसे लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन वे काल को इतना अच्छी तरह जानते थे कि वह हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, और भले ही वह चुनौती के लिए तैयार न हो, लेकिन जानवर निश्चित रूप से तैयार रहते थे। उन्हें अपने दिमाग में रखने से काल को चुनौतियों के प्रति अधिक उत्तरदायी होने में मदद मिलेगी, भले ही वह अन्यथा एक मिथिक गिल्ड लीडर के लिए अत्यधिक व्यस्त माना जाता हो। और इससे डेव को एक और बात याद आ गई। अब आपकी शाखा में 100 नहीं बल्कि 200 गिल्ड सदस्यों के लिए जगह होनी चाहिए, है ना? क्या आप और कारीगरों की भर्ती करने की योजना बना रहे थे? मैं देख सकता हूं कि द्रोद में लोग व्यस्त हैं, यहां तक कि शादी में आए लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। काल ने सिर हिलाया। हम द्रोद में बहुत से कार्यकर्ता लाए हैं। उनमें से कुछ को जल्द ही पूर्ण गिल्ड सदस्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, और मैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों की तलाश कर सकता हूं। लेकिन जल्दी मत करो। क्या आप खाना खाकर कालकोठरी की ओर जाना चाहते थे? डेव ने आशा से पूछा। काल ने दाना की ओर रुख किया, जिसने कंधे उचका दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। अपने लोगों को बुलाओ और हम कालकोठरी की योजना बना सकते हैं। कालकोठरी असल में बहुत साधारण थी। यह एक छोटा सा जंगल था जिसमें राक्षसी वानर थे और सिर्फ 2 बॉस थे। आपको बस रास्ते पर चलते हुए समूहों को खत्म करना था। आसान है, बशर्ते आप वानरों और उनके पृथ्वी तत्वीय हमलों से घिरे न हों या भूकंप से गिर न जाएं। ठीक है, मैं एक पादरी और एक योद्धा को बुलाता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें हाथापाई में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इससे गोलेम को सही राह दिखाने में मदद मिलेगी। एक बार उन्हें पता चल जाए कि क्या करना है, तो हम किसी भी तरह के समूह के साथ आप दोनों को भेज सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक रहेगा। यद्यपि डेव के रुकते ही काल हंसा। अगर हम गए तो ज़्यादातर समूहों में जादूगर जैसा दिखने वाला हम ही होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे योद्धा हैं। डेर्यूड ने कंधे उचका दिए। ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। हमने मिथिक टीम के सदस्यों के बेहतर मिश्रण के लिए समूहों का चयन जरूर किया था, लेकिन ज़्यादातर अभी भी 3 प्रकार के योद्धा हैं, एक जादूगर और एक मरहम लगाने वाला।
इससे कोई बच नहीं सकता था। अन्य वर्ग इतने कम थे कि इसे किसी और तरीके से रखा जा सके। यहाँ तक कि डेव को डिल्यूट टैंक के रूप में रखना भी ज्यादा विविधता थी जितना कि ज्यादातर समूह दावा करते थे। ठीक है, तुम सदस्यों को बुलाओ, हम कुछ खाएंगे और फिर महिलाओं को शांत करेंगे। मुझे यकीन है कि जब लड़ने के लिए नई चीजें होंगी तो वे पीछे छूट जाने से खुश नहीं होंगी। काल ने मजाक किया। देव ने आंखें घुमाईं। बेजर का ध्यान भटकाना आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम रे को क्या बताओगे। उसे यह बताना कि नुकसान कम होने से उसका छुरा मारना बेअसर हो जाएगा, हो सकता है कि तुम्हें ही छुरा मार दिया जाए। अपनी जगह पर राय मुस्कुराए। बेजर प्रेमी एक चतुर आदमी था, लेकिन वह पहले से ही अपने उन्नति स्नान की तैयारी कर रही थी और अपने स्थान से ऊर्जा को अपने शरीर में एकत्रित कर रही थी ताकि वह खुद को बाधा की ओर धकेल सके, ताकि वह जितनी जल्दी हो सके मिथिक बन सके। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो न केवल वह आगे बढ़ने वाली पहली व्यक्ति होगी, बल्कि वह अगले सप्ताह के कालकोठरी रन के लिए तैयार होगी और वह अपने दिल की इच्छानुसार सभी नई चीज़ों को मार सकती है। इस हफ्ते उसे नीला के ग्रुप को परेशान करना होगा ताकि वह उसे दौड़ाने ले जाए। जब टैंक उसे ले जाने को कहेगा तो ग्रुप के बाकी लोग उससे बहस नहीं करेंगे। देव के समूह के अन्य 2 सदस्य कुछ ही मिनटों में वहां से चले गए, क्योंकि काल और दाना दिन में बहुत देर से बिस्तर से उठे थे। लेकिन इससे उन्हें दोपहर के भोजन के लिए रुकने और डार्कलाइट होस्ट के मुख्य शेफ के रहस्यमय पाक कला कौशल का नमूना लेने का भी बहाना मिल गया। और लोड्स, जिसने एक सुपर फ्लफी स्पेशलिटी क्विच बनाया था। वास्तविक शेफ और लोड्स दोनों को नए मिस्टिक कुकिंग कौशल के लिए चुनना वास्तव में एक शानदार विचार था, क्योंकि उन दोनों के पास अलग अलग विचार थे कि किस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और वे व्यंजनों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार थे। इसलिए लोड्स ने नई मिठाइयाँ और नाश्ते शामिल किए, जबकि रसोई के बाकी कर्मचारियों ने उचित पौष्टिक भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। देव ने अपना गला साफ किया। दरअसल इस कालकोठरी के बारे में तुम्हें बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये राक्षसी वानरों का समूह है। हम समूहों के पास जाते हैं, उन्हें मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी पृथ्वी जादू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उड़ते पत्थरों और भूकंपों से सावधान रहें। बॉस वही हैं, लेकिन बड़े आकार के। काल और दाना ने सिर हिलाया। ठीक है, ये तो चल जाएगा, लेकिन हमारे पास एक तरकीब है। याद है कैसे डाना और ओफेलिया ने ओवरलॉर्ड रैंक वाले कालकोठरी में सीमित अभेद्यता और गोलेम के साथ टैंकिंग करके गलती से एक नया कठिनाई स्तर शुरू कर दिया था। मेरा सुझाव है कि अगर हो सके तो हम इस कालकोठरी में भी यही कोशिश करें। मैं जानता हूं कि देव के पास सीमित अभेद्यता कौशल और ठोस क्षति में कमी है, इसलिए हमें रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है, बस दूसरों को इतनी कड़ी चोट से बचाना है कि वे उस अवरोध को तोड़ सके जो मैं उन पर डालूंगा। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि वास्तविक क्षति शून्य हो। इसलिए यदि कोई कठिन मोड है तो हमें पता लगाना चाहिए और फिर गठबंधन लूट में सुधार लाने में सक्षम हो सकता है। देव ने भौहें चढ़ाईं। मिथिक डेंगॉन से लूटी गई चीजें दुनिया भर में बहुत ही खराब थीं। अगर इसमें ज्यादातर मिथिक रैंक का कचरा गिरता तो इसकी कीमत पहले से ही मौजूदा कीमत से ज्यादा होती। अगर इसमें हर बॉस पर दुर्लभ या एपिक ग्रेड के मिथिक आइटम गिरते तो यह अलायंस के लिए बहुत बड़ी बात होती। ठीक है, लेकिन अगर यह काम करता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी को यह बाधा कौशल सिखाएं ताकि वे दूसरे समूहों को कठिनाई से पार पाने में मदद कर सकें। देव सहमत हो गया। कोई बात नहीं, अनंत बिजली का इस्तेमाल नीले और सफ़ेद ड्रैगन कर सकते हैं। उनके कुछ क्लरिक्स भी। मूल रूप ताज़ा बिजली अवरोध का इस्तेमाल सिर्फ नीले ड्रैगन ही कर सकते थे और उनके पास वह कौशल पुस्तिका पहले से ही है। काल सहमत हो गया। सबसे कठिन काम नीले ड्रैगन को कालकोठरी में ले जाना होगा। उन्हें गठबंधन में शामिल करना आसान था। देव बस काल पर अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकता था, लेकिन पैसों के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। नीले ड्रैगन को ऐसी चीज़ों में लगभग शून्य रुचि थी। सफ़ेद ड्रैगन के साथ काम करना आसान था। वे सिर्फ इलाज के लिए ही आते थे और उनके समूह में पहले से ही एक ड्रैगन मौजूद था। क्या आप लास को सिखा सकते हैं? देव ने पूछा। सफ़ेद वस्त्र पहने चिकित्सक ने अपना नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए मुड़कर देखा। खाना बनाते हुए लोड्स के नाच पर हंसने के बजाय, जो कि उस कालकोठरी पर चर्चा करने से कहीं ज्यादा मनोरंजक था जहां वह 100 बार जा चुका था। मुझे क्या सिखाओ? एपिक ग्रेड बैरियर कौशल कैसे बनाएं? काल ने समझाया। चिकित्सक ने सिर हिलाकर आगे बढ़ो का इशारा किया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। महाकाव्य कौशल अनंत बिजली समर्पित मैडिक लार्शारामन को हस्तांतरित किया जाएगा। पादरी की आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक उठीं और काल ने उसकी त्वचा पर चमकती हुई शल्कों को देखा जैसे ही वह उत्साहित हुआ और कौशल का परीक्षण करने के लिए लगभग अपने प्राकृतिक ड्रैकोनिक रूप में वापस आ गया। देव ने मरहम लगाने वाले के कंधे पर थपथपाया। पुराने दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से इतना उत्साहित नहीं देखा। लाज ने उसकी तरफ आंख मारी और सिर हिलाया। अब मेरे पास एक एपिक ग्रेड स्किल है, इसलिए मेरे लिए एक नया क्लास विकल्प इंतजार कर रहा है।
यह एक अच्छा दिन होगा। डेल्यूड ने निराशा में अपना सिर हिलाया। आगे बढ़ो और देखो, ज़्यादातर लोग क्लास चेंज करते ही तुरंत आ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ विकल्प हैं तो हमारे पास तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए काफ़ी समय है। केवल एक सफ़ेद ड्रैगन ही उनकी उन्नति को रोक सकता है ताकि वे कालकोठरी में देरी न करें। कुछ ही क्षण में ड्रैगन का ध्यान उनकी ओर लौट आया और उसकी प्रसन्न मुस्कान कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट थी। नया वर्ग आर्कप्रीस्ट है, घबराए नहीं, मेरी भूमिका में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब मेरे पास सुरक्षात्मक अवरोधों और उपचार मंत्रों के लिए कुछ और विकल्प हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं। लाज ने घोषणा की। तो फिर चलें, सब लोग खाना खा चुके हैं, है ना? देवे ने पूछा। उनके योद्धा एबिल ने एक और क्रोइसेंट उठाया और सिर हिलाया। ठीक है बॉस। ये कालकोठरी उनके अलायंस हाउस के बहुत पास थी। यह एक जानबूझकर किया गया उपाय था ताकि वे समस्याओं का तुरंत जवाब दे सकें। ये पहला कालकोठरी था जिसे अलायंस ने हासिल किया था, इससे पहले कि वे टोटेम रैंक वाले कालकोठरी पर नियंत्रण भी कर पाते। ड्यूटी पर तैनात गार्डों ने डेव को हाथ हिलाकर इशारा किया जब वह आगे बढ़ा, और काल ने देखा कि घिरे हुए क्षेत्र के अंदर फटेहाल दिखने वाले साहसी लोगों का एक समूह खड़ा था जो भागने की योजना बना रहा था। जाहिर है वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अगर डेव की बात पर यकीन किया जाए तो यह उस तरह के पिकअप ग्रुप के लिए एक अच्छी कालकोठरी थी। चलो अंदर चलते हैं, उन्हें योजना बनाने में कुछ मिनट और लगेंगे, डेव ने घोषणा की और सीधे अंदर ले गया। काल उसके पीछे अंदर गया ताकि वह गोलेम्स को तैयार कर सके। तियान को मौका सूझा और वह उनके मरहम लगाने वाले के कंधे पर बैठ गया। 90% क्षति कम करने वाले दुश्मनों से लड़ने का कोई मतलब नहीं था जब आप शुरू से ही कोई नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहे थे। वह गोलेम्स पर पवित्र भूमि जैसे क्षेत्र बफ को बनाए रख सकता था, और यदि वे वास्तव में क्षति उठा रहे थे तो अपनी क्षेत्र उपचार क्षमता का उपयोग कर सकता था। लाज ने छोटे फॉक्स के सिर पर हाथ फेरा और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह अचानक लोकप्रिय कैसे हो गया। उसे यह एहसास नहीं था कि वह तो बस एक उपचारक के लिए उपयुक्त स्थान पर खड़ा था, इसलिए तियान उसे एक स्थान संदर्भ के रूप में उपयोग कर रहा था कि जब वे यहाँ वापस आएंगे तो उसे कहाँ होना चाहिए। एक बार जब उसकी सभी बहनें मिथिक रैंक पर थीं तो वे केवल काल के साथ यहाँ आ सकती थीं। रुको, क्या दाना जादूगरनी उसकी बहनों में से एक थी? ये सही नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई और शब्द था। खैर वह बाद में पता लगा लेगा। तियान ने उसे आंटी डाना कहने के बारे में सोचा, लेकिन इससे वह बुरी लगने लगी। निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन बहनों को काल के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कैरा ने सहमति में सिर हिलाया। काल के साथ संभोग करना अजीब होगा, और वह गोद ली गई थी, उसके घर में पैदा नहीं हुई थी। रेमी ने स्थिति पर विचार किया। तार्किक रूप से दाना उनकी दत्तक माँ जैसी होनी चाहिए, शायद उनकी सौतेली माँ जैसी। लेकिन ये बात सही नहीं लगी। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और सौतेली माँओं को दुष्ट और पक्षपाती माना जाता था। शायद वह कोई चचेरी बहन हो सकती है, या वे उसे बस बड़ी बहन कह सकते थे क्योंकि उसे भी उनके परिवार ने गोद लिया था। उसकी स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा नाम था। क्या आप मेरे प्रेम जीवन पर चर्चा नहीं कर सकते जब हम एक कालकोठरी शुरू करने वाले हैं? दाना ने विनती की। ओह हाँ, दाना जादूगर को अभी तक सबको म्यूट करना नहीं आया है। ठीक है, हम तुम्हारे टाइटल पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी दाना जादूगर कब आएंगे? तियान ने पूछा। सचमुच अभी उस बातचीत का भी समय नहीं है। मल्टीटास्किंग, एक ही समय में बातचीत करना और ठीक होना आसान है, तियान ने शिकायत की। काल ने दाना के मन को हल्का सा मानसिक झटका दिया तथा उसे बताया कि कैसे दूसरों के विचारों को अपने मन के पीछे ले जाना है तथा उसे अवचेतन बातचीत में बदलना है जब तक कि वह कोई अत्यावश्यक बात न हो और उसके लिए लक्षित न हो। धन्यवाद, उसने जवाब दिया, फिर लड़ाई शुरू करने के लिए अपने गोलेम को बुलाना शुरू कर दिया। उसके 4 मानवरूपी गोलेम्स और ड्रैगन हाउंड्स की जोड़ी के साथ वे पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर उसने पृथ्वी के मूल तत्वों के स्वामी के रूप में महाकाव्य गोलेम्स की जोड़ी को जोड़ा और डेव ने निराशा में अपना सिर हिलाया। जब उसके सामने 4 शक्तिशाली राक्षस मौजूद थे तो वह छापे का नेतृत्व कैसे कर सकता था? आखिर वह वहां क्या कर रहा था? डेव ने अपना ध्यान केंद्रित किया और समूह को आगे ले जाते हुए अपने सामान्य प्रथम निर्देश दिए। मेरे पीछे समूह में आओ, मैं उन्हें एक दूरगामी जादू से खींच लूंगा। गोलेम मेरे पार्श्व में फैल जाएंगे और उन्हें समूह को घेरने से रोकेंगे। क्षति पहुंचाने वालों, तुम्हें तो पता ही है, 5 सेकंड के लिए मुझे उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना है, फिर लड़ाई में शामिल होना है। काल ने ठीक वैसा ही किया और पहली लड़ाई के 5 सेकंड बाद ही उसने अपने गोलेम को भेज दिया, जो माइसेलॉइड किंग्स, लाइटनिंग सेरो और डायबिया की एक जोड़ी के रूप में थे तथा उनके साथ स्पेक्ट्रल नाइट्स का एक दस्ता भी था। उनकी टीम और दाना की टीम के बीच परिणाम अपरिहार्य था।
विशेषकर तब जब माइसेलॉइड राजाओं ने 2 दानव वानरों को उनके हाथ पीछे करके जकड़ दिया ताकि अन्य वानरों का नरसंहार किया जा सके। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस समय उन पर अत्याचार कर रहे हैं, चिकित्सक ने कहा जब दानव वानरों ने दर्द से चीखना शुरू किया। काल ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, हमें शायद कुछ इलाकों पर हमला करना चाहिए ताकि यह लूटपाट जैसा न लगे। व्हाइट ड्रैगन ने एक क्षण तक उसे घूरा, फिर निराशा में अपना सिर हिलाया। इससे क्या मदद मिलेगी? दृश्यता कम करके ताकि उन्हें लूटपाट न दिख सके। पहला समूह गिर गया और देव भालू के रूप में संदेश देने के लिए उनकी ओर मुड़ा। योजना बदली, बस उन गुंडों की जोड़ी को वानरों को पकड़ने दो, वे मुझसे बेहतर कुश्ती लड़ते हैं। काल मुस्कुराया और अपने गोलेम को आगे भेजा, फिर एप्स के आसपास के क्षेत्र पर एपोकैलिप्स से बमबारी की ताकि पता चल सके कि कहीं वे कुछ चूक तो नहीं गए थे। जंगल से कोई और वानर बाहर नहीं आया, लेकिन देव ने लड़ाई में शामिल होने से पहले कुछ सेकंड तक इंतजार किया। जब ये चीजें मौजूद थीं तो उसे पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। दाना ने एक चाल कौशल का प्रयोग करते हुए काल के सिर के ऊपर हवा में कदम रखा और एक सुंदर तलवार नृत्य शुरू किया, जिससे हर सेकंड वानरों पर कई हमले हुए, जो काल के क्षेत्र प्रभाव अग्नि क्षति के लिए एक उपयुक्त प्रतिरूप था। एनाबेले को उस हुनर के बारे में मत बताना, जब तक वह इसे सीख नहीं लेती, वह तुम्हारी डाना को सोने नहीं देगी। उसे आइडल ड्रेस देना एक गलती थी। मरहम लगाने वाले लाज ने धीरे से मजाक किया। जानते हो, हम उसे यह हुनर सिखा सकते हैं। इससे उसकी कक्षा भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये दाना के वर्ग की एक विशिष्ट क्षमता है। इसे मिस्टिक ब्लेड मास्टर कहते हैं। इसमें गोलेम डैमेज और ब्लेड के इस्तेमाल के लिए ढेरों बोनस हैं। वह वास्तव में एक शानदार लड़ाकू है, काल ने ड्रैगन को समझाया। और वह यहाँ वापस आ गई है, हवा में। क्यों? काल ने कंधे उचका दिए। क्योंकि वो कर सकती है। उसके हुनर में इतनी क्षमता है कि वो इतनी दूरी से भी लड़ सकती है, और उसका मुख्य हथियार उसकी अविश्वसनीय चपलता और ऑटो पैरी है। लेकिन इतने सारे गोलेम के रहते उस पर हमला कौन करेगा? लाज हंसा। वह ये शिकायत नहीं करेगा कि किसी को चोट नहीं पहुंच रही। काल गोलेम्स पर जो भी क्षमता इस्तेमाल कर रहा था, उससे या तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, या वे जितनी जल्दी घायल हो रहे थे उतनी ही जल्दी ठीक हो रहे थे। इसलिए वह काल से बस बातें कर रहा था कि बीस्ट मास्टर ने युद्ध में आग और उल्कापिंडों की बारिश कर दी। तुम्हें पता है, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि इस बार तुम टोटेम रैंक वाले डेंगोन के लिए चुनौती देने के योग्य नहीं होगे। लगता है हमारा गठबंधन फिर से ठंडे बस्ते में पड़ सकता है। लास को एहसास हुआ। काल ने कंधे उचका दिए। खैर, अगर बाकी महिलाओं में से कोई एक समय पर टोटेम रैंक हासिल कर ले, या कोई जानवर आगे न बढ़े, तो हमारे पास एक मौका है। मैं शर्त लगाता हूं कि थोर टोटेम रैंक वाली चुनौती में अपनी जगह बना सकता है। रे नहीं, लाज ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। रे इतना इंतजार तो बिल्कुल नहीं करेगी। वो तो अपनी तरक्की के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। लेकिन थोर टेसा से बहुत जुड़ा हुआ है, और मुझे शक है कि उसकी वंशावली उसे कुछ परेशानियां देगी। आमतौर पर एक अभेद्य बुलवार बिहेमोथ ओवरलॉर्ड से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वह पहले ही आगे बढ़ चुका है। हम उसे फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, या उसे ऐसे रूप में विकसित कर सकते हैं जो उच्च रैंक के साथ ज्यादा संगत हो। लेकिन दोनों में ही कुछ समय लग सकता है। लाज ने आह भरी। खैर, तुम किसी भी तरह मिथिक डेंगोन के लिए चुनौती पेश कर पाओगे। अगर तुम मिथिक रैंक पर द्वंद्व युद्ध में काफी अच्छे लड़ाके हो, तो हम हमेशा एक और डेंगोन इस्तेमाल कर सकते हैं। काल ने ड्रैगन को आंख मारी। ओह, मैं टोटेम रैंक से बेहतर द्वंद्व युद्ध जरूर कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा दिक्कतें होंगी, भले ही वे इस फॉर्मेट से समन पर प्रतिबंध लगा दें। इसके अलावा अगर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो मेरे पास एक गुप्त हथियार है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अन्य व्यक्ति अकेले इसके खिलाफ खड़ा हो पाएगा। इस आइटम से सिर्फ एक कौशल में एक रैंक की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर उसने अवतार को उसे अमर रैंक वाले विश्व ड्रैगन में बदल दिया, तो लड़ाई पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगी। क्षति में कमी के कारण ही उसे चोट पहुंचाना लगभग असंभव हो जाएगा, तथा अतिरिक्त ताकत के कारण यह एक ऐसी लड़ाई में बदल जाएगा जिसे बंद क्षेत्र में कोई भी नहीं जीत सकता। लास को भी कुछ सेकंड बाद यही बात समझ में आई। अखाड़े में ड्रैगन्स का एक बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि उनसे कोई भाग नहीं सकता था। अगर आप योद्धा वर्ग के नहीं भी थे, तो भी आप ड्रैगन ही थे। बस उन्हें काटो और अपनी सांस के हथियार से उन्हें नहला दो। इसी क्रम में गोलेम्स बॉस के पास पहुंचने पर भी धीमे नहीं हुए, क्योंकि काल लास से बात करने में व्यस्त था, इसलिए बॉस के साथ लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। जब गोलेम्स आगे बढ़े तो काल ने अपने हमलों के लक्ष्य को समायोजित किया। छाती के केंद्र पर स्पैम फायर शून्य विस्फोट, कैरा ने निर्देश दिया, जिससे काल ने रणनीति बदल दी और एक से अधिक प्रकार के जादू डाले। तीव्र गति से काले विस्फोटों ने बॉस ऐप पर विस्फोट किया, जो माइसेलॉइड राजाओं पर हमला करने से पहले लड़खड़ा गया, जबकि पृथ्वी के तत्व पत्थर से बने विशाल ब्रॉडस्वर्ड्स के साथ उसके पीछे चक्कर लगा रहे थे। ये बहुत खराब था। सिस्टम घोषणा, नया किल टाइम रिकॉर्ड हासिल किया गया। कठिनाई स्तर बढ़ाएं।
हाँ ना, संदेश देखकर देव रुक गया। अरे, उन्होंने सचमुच ऐसा करने का तरीका ढूंढ लिया। वह बुदबुदाया, जबकि कैरा मन ही मन खुश हो गई। उन मूर्ख वानरों को पीटना कोई मजा नहीं था जो केवल सबसे नज़दीकी चीज़ पर ही हमला करते थे। देवे ने अपनी इच्छाशक्ति मजबूत की, फिर अपना पंजा जमीन पर पटका। हाँ, उन्होंने घोषणा की। कठिनाई स्तर चुनें 1 to 5। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कैरा उसके सामने आ गई और उसने अपने पंजे हवा में उठा दिए, जैसे वह सिस्टम संदेश को पकड़कर अपने पास रख सकती हो। हाँ, सभी कठिनाई स्तर 6 चुना गया। शुभकामनाएं। देव दहाड़ा, अरे बदमाश बेजा, तुम तो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं हो, फिर यहाँ आकर मुझे सिरदर्द क्यों दे रहे हो। कैरा हंसते हुए उसके पंजे के रास्ते से हट गई, लेकिन तभी हर दिशा से बंदर आ गए, जबकि रास्ते में अगला समूह आकार में दोगुना हो गया और तेजी से शक्तिशाली लाल रोशनी के साथ चमकने लगा। क्रोध प्रभाव, ये हर सेकंड तेज होता जा रहा है, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए इन नए राक्षसों से लड़ना होगा। अगर ये दूसरे समूह के कालकोठरी को खाली करने के प्रयासों को प्रभावित करता है, तो मैं उस बेजे का गला घोंटकर मार डालूंगा। देव ने उन्हें सूचित किया। कैरा हंसने लगी और आकाश में उड़कर नए वानरों पर शून्य विस्फोट फेंकने लगी। वे अधिकतर टोटेम रैंक वाले थे और कालकोठरी समूह में देरी करने के लिए संख्याओं पर निर्भर थे, न कि भारी मात्रा में क्षति पर। हालांकि हर पांचवां समूह एक मिथकीय राक्षसी वानर था, जिससे लड़ने वाले वास्तविक शत्रुओं की संख्या प्रभावी रूप से 3 गुनी हो गई, जबकि नियमित समूह सभी क्रोध टाइमर पर थे। और देवताओं को ही पता था कि अगले बॉस के पास पहुंचने पर उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। काल ने हंसते हुए विश्व ड्रैगन के अवतार में रूपांतरित हो गया, फिर अपने गोलेम को लेकर क्रोधित समूह पर हमला करने लगा। देव, तुम रणनीति बनाओ। दाना, उसके साथ मिलकर रास्ता साफ करो। कारा, अगर तुम मुसीबत खड़ी करने वाली हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना काम संभालो। काल ने जोर दिया। ये देखकर कि अब टोटेम रैंक वाले वानर आ गए हैं, राय खेलने के लिए बाहर आए, अपने साथ 4 स्पाइडर गोलेम और फिर स्पेक्ट्रल नाइट्स का अपना पूरा समूह लेकर आए। उसके नहाने के पानी में कोई मिथिक ऐप का खून नहीं था और उसकी गंध भी ज्यादा बुरी नहीं थी, एक ही समय में पत्तीदार और मांसल जैसा। खैर, कम से कम उसने अतिरिक्त सैनिकों को तो बुलाया। लाज ने हंसते हुए समूह के अकेले योद्धा को टोटेम रैंक वाले वानरों की लहर से लड़कर मुख्य लड़ाई में पहुंचने की कोशिश करते देखा, जहां काल और उसके गोलेम अभी क्रोधित राक्षसी वानरों तक पहुंच रहे थे। काल ने आक्रमण करते समय ब्लेड ऑफ चैंपियंस से शक्ति का उभार महसूस किया, तथा हथियार को लंबे समय के बाद पहली बार मिथिक जीवन ऊर्जा का अनुभव हुआ। इसकी जरूरत यही थी, उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का नया संचार। क्रूर मुक्केबाज ने चकनाचूर तीक्ष्णता, क्रूरता, हिंसा और शिकार के ऊपर अपना बोनस डैमेज लगाया। अंतिम प्रभाव ड्रैगन के पंजे थे जो कठोर वानर की खाल को गर्म मक्खन की तरह चीर रहे थे और हर जगह खून ही खून था। राय ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह वहां जाकर एक क्षण में सफाई कर देगा। काल के क्रोधित लोगों से निपट लेने के बाद वह नहाने के लिए सारा अच्छा खून इकट्ठा कर सकती थी। हो सकता है कि यह उसकी उन्नति के लिए जरूरी न हो, लेकिन मिट्टी के सुरों ने एक अच्छा आधार बनाया जिसमें प्रबल जीवन शक्ति और पुनर्योजी ऊर्जा थी। उसे बस उन परिवर्तनों की और अन्य घटकों को लक्षित करने की आवश्यकता होगी जो वह करना चाहती है। काल ने एक बड़ी मुट्ठी अपनी मुट्ठी में पकड़ी, फिर एक बंदर के सिर पर काट लिया। हड्डी के टूटने के एहसास से वह सिहर उठा और उसने सोचा कि बल प्रयोग से बेहतर है कि कौशल का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने डेमोनिक एप्स के स्वाद के बारे में राय की राय साझा नहीं की। ग्रेविटी स्लैम ने उसके सामने एक शॉकवेव भेजी जिससे वानरों का संतुलन बिगड़ गया और लाइटनिंग सेरो के रूप में ग्रेटर गोलेम्स को उन्हें जमीन पर गिराने का मौका मिल गया, जहां उन्हें वापस उठने की कोशिश करते समय निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जा सकती थी। फिर देव उनके साथ था और समूह के बाकी सदस्यों ने अतिरिक्त राक्षसों से लड़ाई को दूर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्रोध प्रभाव तेज होता जा रहा है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। एक बार ये मर जाएं, तो आगे बढ़ो और अगले समूह से भिड़ो, देव ने निर्देश देते हुए कहा, जैसे ही वह दाना के गोलेम्स में शामिल होने के लिए गया। समझ गया, वे लगभग तैयार हैं। आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ चीजें। काल सहमत हो गया। बेस्टियल रीजनरेशन और उनके पृथ्वी जादू के साथ राक्षसी वानरों को मारना मुश्किल हो रहा था, यहाँ तक कि गोलेम और निर्माणों द्वारा 4 से 1 की संख्या में होने के बावजूद। काल ने जल्दी से वानरों को खत्म कर दिया, फिर अगले क्रोधित समूह को फ्लेमिंग वोर्टेक्स के साथ इकट्ठा किया और फिर उन्हें डिस्पेल से मारा। आधे सेकंड के लिए क्रोध का प्रभाव गायब हो गया और काल ने सोचा कि यह बुरा नहीं होगा। फिर ये वापस आ गया और पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर। ओह, इससे वे पागल हो गए। सुपर स्पाइसी एप्स, कैरा खिलखिलाकर हंसी। हॉक को एहसास हुआ कि अब उन पर स्पाइसी टॉर्नेडो का कोई असर नहीं हो रहा था। यह अभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन वे उसके खिंचाव के असर से अछूते थे और बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। वे बहुत मसालेदार होंगे।
काल ने उनके पास आते ही शून्य विस्फोट से उन पर बमबारी की, फिर उन्होंने सर्वनाश में लगाए जा रहे मन को बढ़ा दिया, जिससे उन्हें इतना थका दिया जा सके कि उनका पुनर्जनन क्षेत्र क्षति के साथ पूरी तरह से व्यस्त हो जाए। यदि पृष्ठभूमि में क्षति इतनी अधिक होती तो उन्हें बाहर निकालना बहुत आसान होता। मूलभूत नियम समझ में वृद्धि आग 5%। काल ने अपने गोलेम्स के चारों ओर की बाधाओं में थोड़ा और मैना डाला, जिससे अनंत बिजली सक्रिय रही ताकि वानरों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा डिबफ लंबे समय तक न रहे। ये केवल आधे सेकंड के लिए था जब अवरोध सक्रिय था, लेकिन अनंत बिजली लगातार साफ हो रही थी। अतिरिक्त बोनस के लिए उसने पवित्र भूमि का प्रयोग किया और पाया कि राक्षसी वानरों के विरुद्ध इसका बहुत बड़ा बोनस था, लगभग उतना ही जितना मरे हुओं के विरुद्ध। अब वह सचमुच काम पर लग सकता था। उसे बस रणनीति बदलनी पड़ी। शून्य विस्फोट के बजाय उन्होंने पवित्र विस्फोट पर स्विच किया और पाया कि उनके पंजे को पवित्र ऊर्जा में लेपित करने से उनके हमलों में लेसेरेट और हेमोटॉक्सिक स्ट्राइक से रक्तस्राव बढ़ गया। काल ने राक्षसी वानरों में से एक का गला फाड़ दिया और ग्रेटर गोलेम्स ने मिलकर उसके गिरते ही उसके सिर पर वार किया। पवित्र क्षति के साथ ये पिछले वाले की तुलना में बहुत तेजी से हो रहा था और हो सकता है कि वह समूह के बाकी सदस्यों द्वारा अपना काम समाप्त करने से पहले ही उन्हें नीचे गिरा दे। उसके ड्रैकोनिक रूप के पिछले पैरों पर अचानक पड़े आघात ने काल को याद दिलाया कि उसे सिर्फ उन वानरों पर ही नहीं जिनसे वह लड़ रहा है, बल्कि और भी वानरों पर ध्यान देना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक भयंकर भालू गोलेम उसकी पीठ पर से कूद पड़ा और उस भटके हुए राक्षसी वानर को जमीन पर गिराकर मौत की गिरफ्त में जकड़ लिया। जब बंदर स्थिर था और डायर बेयर के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, स्पेक्ट्रल नाइट्स ने उसे हर कोण से एक साथ छुरा घोंपकर मार डाला। क्रूर लेकिन प्रभावी। वानर गिर पड़े और रे ने तुरंत ही लाशों को अपने स्थान पर खींच लिया ताकि उनमें से खून निकल सके। ये पहले वाले से कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन यह अभी भी मिथिक रक्त था और हर बिट मायने रखता था क्योंकि उसके पास कोई अमर रक्त उपलब्ध नहीं था। तुमने इसे पूरी तरह से बदकिस्मत बना दिया, हॉक ने उसे सूचित किया। क्या हम इतने भाग्यशाली हैं? कैरा ने पूछा। शायद। ये बहुत मज़ेदार लड़ाई है। सब बूम पाओ स्मैश। टियान ने लास के कंधे पर बैठे हुए सहमति जताई। क्या आप सभी कालकोठरी को प्रभावित करके अंतिम बॉस को अमर बनाने की कोशिश करना बंद कर सकते हैं? दाना ने विनती की। माफ़ कीजिए, लेकिन नहीं, राय ने उसे आत्मसंतुष्ट स्वर में बताया। जैसे ही आखिरी राक्षसी वानर गिरा, देव ने काल को पकड़ लिया और ऊपर उड़ रही कैरा को घूरने लगा। क्या मैंने अभी तक बताया है कि मैं सचमुच तुमसे नफरत करता हूँ? उसने बेजर से पूछा, जिसने खुशी से सहमति में सिर हिलाया, फिर उसे एक बड़ा मांस का बन फेंक दिया। डेल्यूड ने उसे अपने मुंह में लिया और एक ही बार में निगल लिया, बिना ये टिप्पणी किए कि कैसे बेजर्स का आविष्कार उसके जीवन को कठिन बनाने के लिए किया गया था। लेकिन अतिरिक्त राक्षसों का आना बंद हो गया था और उनके सामने केवल एक विशालकाय राक्षसी वानर बचा था जो चमकदार लाल ऊर्जा से चमक रहा था और क्रोध से लथपथ था। हमें अगली बार यह काम और तेजी से करना होगा। कैरा ने पागल बंदर को मैदान में इधर उधर घूमते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि क्रोध टाइमर एक सामान्य लड़ाई के लिए बहुत तेज था। गोलेम्स आगे बढ़ो, बॉस से भिड़ो और देखते हैं कि उसके पास क्या है। देव ने आह भरी। जिस क्षण गोलेम्स ने क्षेत्र में प्रवेश किया, जमीन से मिट्टी के कांटे फूट पड़े, जिससे वे सभी बचने के लिए मजबूर हो गए और अंतिम बॉस को चमकीले सुनहरे कवच ने घेर लिया, इससे पहले कि वह अपने पहले से ही प्रभावशाली 4 मीटर के आकार से दोगुना हो जाता। देवी, वह चीज़ बहुत बड़ी है। आखिर हम उसका क्या करें? उस पर ड्रैगन लगा दें। काल, अब तैयार हो जाओ, लाज ने मजाक किया। दाना हंसी और अपने गोलेम को ऊपर उड़ते हुए लड़ाई में शामिल होने के लिए भेज दिया। लेकिन जमीन से दूर होने के बावजूद वह क्षेत्र जादू से नहीं बच सकी। जैसे ही अगली लहर उसके नीचे से गुजरी, कांटे हवा में उछल गए, लेकिन वह अपनी जगह से देख सकती थी कि मंत्र किस प्रकार काम करता है। ये धरती के कांटों का एक घेरा है जो उससे निकल रहा है। इसमें जगह जगह छेद हैं, लेकिन जादू घूमता है, इसलिए तुम्हें उनके अनुसार खुद को ढालना होगा। उसने जमीन पर मौजूद टीम के सदस्यों को चिल्लाकर कहा। देव ने फैसला किया, ये तो ठीक है, लेकिन वे उस चीज़ को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? गोलेम पहले से ही उससे युद्ध कर रहे थे और उसका स्वास्थ्य बस थोड़ा सा कम हो रहा था, फिर ज्यादातर ठीक हो रहा था। लेकिन हर बार नुकसान के साथ उसका क्रोध प्रभाव बढ़ता गया। तियान फुर्ती से एक तरफ कूद गया, क्योंकि लास को कांटों की लहर से बचने के लिए लुढ़कना पड़ा, और क्षण भर के लिए उसने कामना की कि काश उसके पास उन कांटों का निरीक्षण करने का समय होता। उस मंत्र में नए पृथ्वी जादू के रहस्य अवश्य थे। वह किसी बड़ी घटना के लिए तैयार हो रहा है। दाना ने बॉस की लाल बत्ती जलते ही चेतावनी दी। फिर प्रकाश पूरी तरह से काला हो गया और फिर बॉस में लुप्त हो गया। इसका कवच सोने से काला हो गया, इसकी आंखें लाल द्वेष से चमक उठीं, और जब देव ने इसके नाम के चारों ओर की सजावट को बदलते देखा तो उसने कोसा। अमर रैंक राक्षसी बंदर खून। राय ने खुशी से आह भरी। कारा, मैं तुम्हारे पंजे काट दूंगा और तुम्हें एक सादे सफ़ेद कमरे में बंद कर दूंगा।
दाना ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस इसे और दिलचस्प बनाना चाहती थी। कैरा ने शिकायत की। उनकी प्यारी दाना मेज उसे इतनी घिनौनी धमकी कैसे दे सकती थी? एक नीरस सफ़ेद कमरे में अगर वह उसे नोच भी नहीं सकती थी तो वह क्या करेगी? खैर, अब हम जानते हैं कि छठे स्तर की कठिनाई कैसी दिखती है। काल ने आह भरी, फिर विनाश के ताबीज का उपयोग करके अवतार को फिर से तैयार किया। विनाश का ताबीज अमर पद, महाकाव्य श्रेणी। नश्वर पद में प्रति मिनट एक मंत्र के प्रभाव को एक पद तक बढ़ाता है या अमरों के लिए एक उपपद तक बढ़ाता है। अब वह एक अमर श्रेणी का अवतार था और उसके हमले बॉस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते थे। उनके कौशल नहीं, बल्कि उनके वास्तविक शारीरिक हमले महत्वपूर्ण होने चाहिए। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके बारे में उसने जादू करते समय नहीं सोचा था। बेहेमोथ और क्रूटेलिटी के सक्रिय होने पर उसका आकार 3 गुना से भी अधिक हो गया था और अमर रैंक वाला ड्रैगन बिना बफ के ही 100 मीटर लंबा हो गया था। उसने अकेले ही आधी जगह घेर ली और रास्ते में कोई भी उससे लड़ नहीं सका। काल ने अनऑब्ट्रूसिव बेहेमोथ का उपयोग करके प्रभाव को उलट दिया और खुद को 60 मीटर लंबा कर लिया, जो अभी भी विशाल था लेकिन 300 मीटर की तुलना में कुछ हद तक अधिक प्रबंधनीय था। फिर वह राक्षसी वानर से टकराया और उसका ध्यान समूह से हटा दिया। अर्थ स्पाइक्स की लहरें बॉस से 10 मीटर की दूरी से शुरू हुईं, जो अकेले डेव के लिए भी मुश्किल होती। लेकिन गोलेम्स के साथ डेर्यूड ने इस लड़ाई के लिए अपना भालू रूप त्यागने और अपनी दूर से मार करने वाली क्षमताओं को अपनाने का फैसला किया था। जो कुछ उसके पास था, यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बॉस से आने वाले स्पाइक्स के चारों ओर नाचना और इतना करीब नहीं खड़ा होना कि दूर से हमला करने वालों पर लक्षित प्रभाव उसके लिए मायने न रखें। हालांकि यह अच्छी बात थी कि उसे मांसपेशियों में दर्द के साथ कालकोठरी समाप्त नहीं करनी पड़ी। उपचार और पुनर्जनन शरीर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी कारणवश वे बार बार चोट लगने से होने वाले दर्द को कभी दूर नहीं कर पाए। कारा ने बॉस को बाधित करने के लिए नलिफाई का उपयोग किया। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र पर हमला उसके प्रयासों के आगे नहीं टूटा और डेमोनिक ऐप को उनसे शायद ही कोई नुकसान हुआ। हालांकि इससे नुकसान हो रहा था। काल दहाड़ा जब उसकी कोहनी के संवेदनशील स्थान पर एक वार हुआ तो उसने प्रतिशोध में बंदर पर घोस्ट फायर डाल दिया। इससे जानवर और अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन क्रोध का प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका था, जो बॉस के अमर रैंक पर पहुंचने के बाद चरम पर पहुंच गया था। काल को एहसास हुआ कि बॉस को एक जगह पर रोके रखना नामुमकिन था। वह उसे अपनी बाहों में फंसाने या अच्छी पकड़ बनाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तेजी से अंदर बाहर वार कर रहा था। इससे एपिक गोलेम्स के लिए भी अपने हमलों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन हालात और लगातार हो रही पृथ्वी कीलें किसी को भी पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं थी। काल ने घबराहट के साथ देखा कि बॉस की हालत उसके नाम के नीचे मीटर पर आधी हो गई। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। वे कारा की बदौलत चरम कठिनाई से एक स्तर ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बॉस अभी भी उन पांचों के साथ प्रबंधनीय था और बहुत अधिक रक्तस्राव क्षति थी। वाकई, खून बहने से होने वाली क्षति की मात्रा बहुत ज्यादा है, खासकर जब आपने माइसेलोइड किंग एपिक गोलेम्स से होने वाली लगातार क्षति को इसमें जोड़ दिया है। उनके बीजाणु हमले लगातार वानर को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसे या तो समझ नहीं आ रहा था कि नुकसान कैसे रोका जाए या फिर उसमें क्षमता की कमी थी। इसलिए हर गुजरते मिनट के साथ उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और ये तथ्य कि उनके कौशल 90% कम हो गए थे धीरे धीरे उसकी अहमियत खोता जा रहा था। आखिरकार, यदि आपको बॉस को मारने के लिए 10 गुना अधिक हमलों की आवश्यकता होती है तो भी लगातार 200 हमलों से नुकसान ही होगा। जैसे जैसे वे लगातार हमला करते रहे, देव ने जल्दी से खुद को ढाल लिया और अपने हमलों में जहरीली क्षति भी शामिल कर ली। यह कोई आम कौशल नहीं था, क्योंकि आमतौर पर इससे होने वाली क्षति ऊर्जा के लायक नहीं होती थी। लेकिन जब बॉस को मरने के लिए लगातार 15 मिनट का युद्ध करना पड़ रहा था, तो संभवतः ये लड़ाई के लिए उसका सर्वोच्च कुल क्षति कौशल होगा। 10% स्वास्थ्य पर बॉस लाल ऊर्जा से स्पंदित होने लगा, जिससे उसका क्रोध टाइमर फिर से शुरू हो गया। लेकिन तब तक वह हर कुछ सेकंड में 1% खो रहा था और उसके पास काल को पीछे छोड़कर कमजोर सदस्यों से लड़ने के अलावा और कुछ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कालकोठरी पूर्ण पुरस्कारों की गणना। पुरस्कार प्रदान किए गए। देव मुस्कुराया जब उसने अपनी सूची में एक वस्तु देखी। क्रूरता का प्रहार दुर्लभ श्रेणी, अमर श्रेणी। प्रभाव पर भौतिक क्षति के रूप में 385% आधार हथियार क्षति पहुंचाता है। उपयोगकर्ता की शक्ति को आधार शक्ति के 80% तक बढ़ाता है। वैसे आमतौर पर रेयर ग्रेड ड्रॉप कोई खास मायने नहीं रखता था, लेकिन जब यह इमोर्टल रैंक पर था, बेस हथियार का नुकसान उस टोटेम रैंक वाले एपिक ग्रेड हथियार के कुल नुकसान से भी ज्यादा था जिसका वह अभी इस्तेमाल कर रहा था, और हर हमले से 4 गुना अधिक नुकसान हुआ। चूंकि उसके सभी हाथापाई कौशल समायोजित हथियार क्षति पर आधारित थे, इसलिए उसने एक ही वार से अपने क्षति उत्पादन को प्रभावी रूप से चौगुन कर दिया था।
बिल्कुल टूट गया। हालांकि बिज्जू कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रहा था। उसे जरूर कुछ अच्छा मिला था, और वह अभी भी इस नवीनतम अराजकता के लिए उसकी ऋणी है। दाना ने अपनी सूची की जांच करते हुए काल को आंख मारी, फिर एक नई तलवार निकाली जो सफ़ेद चमक रही थी, और जब उसने उसे पकड़ा तो उसमें से बर्फ के टुकड़े बिखर रहे थे। ब्लेड ऑफ आइसी टच एपिक ग्रेड अमर रैंक। हमले पर अतिरिक्त आइस डैमेज के रूप में बेस वेपन डैमेज को 300% तक बढ़ाता है। आईसी टच प्रभाव लक्षित दुश्मनों को असफल प्रतिरोध जांच पर 50% तक धीमा कर देता है और 3 गुना तक बढ़ जाता है। काल ने विवरण पढ़ते हुए प्रशंसा में सीटी बजाई। भले ही दुश्मन के पास गति को बाधित करने वाले कौशल में कमी हो, फिर भी वह चीज़ उन्हें जमा सकती थी। लेकिन एक दुष्ट हथियार क्यों? क्योंकि वानर राक्षसी होते हैं, है ना? हॉक ने शिकायत की। उसे फ्रोजन एपोकेलिप्स सिखाओ। रैमी सहमत हो गई। काल ने हंसते हुए फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। कौशल फ्रोजन एपोकेलिप्स को उनके प्यारे दाना मैज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हॉक झुंझलाहट में चिल्लाया। उसकी बहन दाना जादूगर को आग के विरुद्ध कर रही थी। सौभाग्य से दाना जादूगर को सर्वनाश का असली और सही संस्करण पहले से ही पता था। देव के चिल्लाने से पहले ही कैरा अपने स्थान पर लौट आए और लास्ट डिल्यूट के चेहरे के भाव को देखकर हंस पड़ा। मेरे दोस्त, बैजर प्रजाति के साथ तुम्हारा रिश्ता किस्मत में लिखा है। वे बस अपने मनोरंजन के लिए तुम्हें परेशान करने के लिए मौजूद हैं। सफ़ेद ड्रैगन ने मजाक किया। काल ने अपनी सूची की जांच की और पाया कि कालकोठरी ने उसे एक कौशल पुस्तक और अमर रैंक के मौलिक रत्नों का ढेर दिया था। माना तोरण की पुस्तक महाकाव्य ग्रेड कौशल पुस्तक एक ऐसा माना तोरण बनाता है जो उपयोगकर्ता रैंक x 10 मीटर के भीतर सभी समूह सदस्यों के लिए प्रति सेकंड उपयोगकर्ता के मन का 5% ताज़ा करता है। तुम्हें क्या मिला? देव ने काल से पूछा जब बीस्ट मास्टर अपने सामान्य दानव बिल्ली रूप में वापस आ गया। मेरे पास एक स्किल बुक है। ब्लू ड्रैगन्स इस पर अपना दिमाग खो देंगे। काल ने मजाक किया। देव ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, नीले ड्रैगन की खुशी का इजहार किसी नई स्किल बुक से ज़्यादा कुछ नहीं करता जिसे वे कॉपी करके दूसरों को सिखा सकें। क्या ये कोई युद्ध कौशल है? काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये यही है। काल ने पुस्तक का उपयोग किया और फिर मन पिलोन को सक्रिय किया जिससे तुरंत ही क्षेत्र ऊर्जा से भर गया। ये तो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ कितना मैना देती है? लाज ने पहली पल्स लगते ही हौंफते हुए कहा और उसका मैना स्तर उछल गया, फिर 1 सेकंड बाद फिर उछलकर लगभग पूरा हो गया। सभी समूह सदस्यों के लिए प्रति सेकंड मेरे मन का 5%। और मेरे पास बहुत सारा मन है। सफ़ेद ड्रैगन ने जल्दी से मन ही मन हिसाब लगाया। अगर काल की नाड़ी उसकी कुल संख्या का 5% थी तो उसके पास कम से कम 5 गुना ज़्यादा मन होना चाहिए था। ये कैसे उचित था? वह तो कोई जादूगर भी नहीं था। ठीक है, हमें दूसरों को चेतावनी देनी चाहिए कि इस कालकोठरी में एक छोटा सा बदलाव हुआ है। मुझे नहीं पता कि यह सभी के लिए छठे स्तर की कठिनाई पर अटका रहेगा, केवल हमारे लिए, या यह एक बार का बोनस है। अगर हम कालकोठरी के लिए कोई कठिनाई सेटिंग अनलॉक कर दें तो यह एकदम सही होगा। लेकिन अगर हम कठिनाई स्तर को पागलपन की हद तक बढ़ा दें तो शायद महाद्वीप पर पर्याप्त अमर प्राणी नहीं होंगे जिससे एक उचित छापामार दल बनाया जा सके। देव ने कहा। कैरा अपनी लूट के पहाड़ के ऊपर पीठ के बल लेती हुई जोर जोर से हंस रही थी। उसके हाथ में एक बेजर प्लुशी थी जिसे काल पहचान नहीं पाया। तभी उसे ध्यान आया कि यह एक जादुई वस्तु थी, एक अमर रैंक, अविनाशी आलीशान वस्तु जिसका आकार कैरा जैसा था। हो सकता है कि काल को पुरस्कार सूची में इसकी उम्मीद न रही हो, लेकिन कालकोठरी में अराजकता फैलाने के लिए यह एकदम सही पुरस्कार था। एक अविनाशी खिलौना जिसे वह झपकी लेते समय गले लगा सकती थी और अगली बार जब वह अराजकता फैलाएगी तो उसके लिए तैयार हो सकती थी। लाज ने एक अमर रैंक, दुर्लभ ग्रेड ताबीज, जो कालकोठरी के लिए उसका इनाम था, को उठाया और एबेल ने एक एपिक ग्रेड चमड़े का बॉडीसूट निकालने से पहले अपने कंधे उचका दिए, जिसे काल ने उसे सार्वजनिक रूप से पहने हुए देखने के लिए अच्छी रकम चुकाई होगी। कैरा जोर से हंस पड़ी। ये औरतों के स्विमसूट जैसा कटा हुआ था। अगर वह इसे पहनने की कोशिश भी करता तो उसकी जांघों के दोनों तरफ लटक जाती। मुझे लगता है कि इसने मुझे किसी और का इनाम दिया है, या शायद यह मुझे कंगाल कह रहा है, क्योंकि जब मैं इसे बिक्री के लिए रखूंगा तो इससे अच्छी कमाई होगी। समूह के दूसरे सदस्य हंस पड़े। कालकोठरी में मिलने वाली वस्तुएं हमेशा थोड़ी बेतरतीब होती थीं, लेकिन आमतौर पर वे आपकी कक्षा से कुछ हद तक जुड़ी होती थीं। एक तरह से लिंग विशिष्ट वस्तु का इस्तेमाल न कर पाना अपनी कक्षा के अलावा किसी और वस्तु को पाने जैसा था, बस ज़्यादा परेशान करने वाला इसलिए क्योंकि अगर आप उसे ठीक से पहन पाते तो बोनस का इस्तेमाल कर सकते थे। काल ने अपनी सूची से मुट्ठी भर अमर श्रेणी के मौलिक रत्न और एक टोटेम श्रेणी की महाकाव्य श्रेणी की तलवार निकाली, जो एबेल द्वारा इस्तेमाल की जा रही तलवार से बेहतर थी। क्या व्यापार करना चाहते हो? मैं इसे तुमसे खरीद लूंगा, उसने प्रस्ताव दिया।
एबेल ने जल्दी से दिमागी गणित लगाया, फिर चमड़े का छोटा सा कवच सौंप दिया। तुम्हारा सौदा पक्का है। काल ने उसे बेच दिया। फिर वह वस्तु डाना को सौंप दी, जिसने उसे रे को सौंप दिया। मकड़ी ने उस टुकड़े की जांच करते हुए खुशी जताई और मन ही मन गणना करने लगी कि उसे अपने शिल्प कौशल का उपयोग करके समान बोनस वाली वस्तु बनाने के लिए क्या करना होगा। योद्धा ने निराशा में अपना सिर हिलाया, क्योंकि अमर रैंक वाला कवच एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे दिया जा रहा था जैसे वो कोई दूसरा दर्जे का कचरा हो जिसे कोई नहीं चाहता। असल में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके नज़रिए से ऐसा ही लग रहा था। हालांकि उसे भुगतान तो मिला और अपग्रेड भी मिला। कुछ अन्य लोगों जितना बड़ा तो नहीं, पर फिर भी अपग्रेड तो था। देव ने समूह को कालकोठरी से बाहर निकाला, जहां अलायंस के गार्ड उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे कि वे बाहर आएं और अपने लूट के रिकॉर्ड को नोट्स में जोड़ें। काल ने अपनी लूट का सारा सामान, जो सामान्य और असामान्य ग्रेड टोटेम रैंक का था, चेक किया और उसकी मात्रा सूची में जोड़ दी। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और गार्ड्स ने खुशी से सिर हिलाया, फिर सूची में 5 बेमेल चीजें देखकर रुक गए। अमर श्रेणी की वस्तुएं। अभिलेख पुस्तिका की रखवाली कर रहे सम्राट श्रेणी के योद्धा ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है। कैस बेजर कालकोठरी की कठिनाई को बदलने में कामयाब रहा। देव ने उसे बताया। कैरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो सकता है कि उसे ही चुनना था, लेकिन हार्ड मोड चालू होना उसकी गलती नहीं थी। ये सब काल और दाना पर था। उन्नत कालकोठरी की बात तेजी से फैल गई और राज और ह्यूगो के बीच इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या ये दाना की कक्षा के कारण था जो विसंगतियों को ट्रिगर कर रहा था। ये दूसरी बार था जब ऐसा हुआ था जब वह कालकोठरी में थी, और वह एकमात्र सदस्य थी जो दोनों बार वहां मौजूद थी जब ऐसा हुआ था। इसलिए ये तार्किक संभावना थी कि यह उसकी उपस्थिति थी जो कालकोठरी कठिनाई से संबंधित विसंगतियों का कारण बन रही थी। और यदि वे इसे सिद्ध कर सकें, तो वे घटिया लूट के साथ अन्य आसान मिथिक डेंगोन के कठिनाई स्तर को बढ़ाकर भाग्य बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अन्य गठबंधन कुछ सबसे खराब मिथिक डेंगोन को वास्तव में मिथिक आइटमों में विश्वसनीय रूप से भुगतान करने के अवसर के लिए जो राशि चुकाएंगे वह बहुत बड़ी होगी। लेकिन अगर वे कठिनाई को इतना बढ़ा सकें, तो जो बच जाएंगे वे जल्द ही जिलास क्षेत्र के नेता बन जाएंगे। और यही वह क्षण था जब देव को वास्तव में समझ में आया कि अमर रीजेंट का क्या मतलब था कि डार्कलाइट होस्ट एक विघटनकारी शक्ति है, जो इस स्तर पर है कि अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वे पूरे महाद्वीप की वित्तीय गतिशीलता को बदल देंगे। शायद ये सबसे अच्छा था कि उन्होंने गिल्ड एलायंस के बाहर किसी को भी इस सौभाग्य का उल्लेख नहीं किया। देव सभी को एलायंस हाउस में वापस ले गया और फिर अपने गिल्ड हाउस में, जहां अन्य गिल्ड लीडर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। और ऐसा ही गठबंधन के लगभग हर अन्य मिथिक सदस्य के साथ भी था। एनाबेले ने दाना को पकड़ लिया और खुशी से उसे घुमाया। क्या ये सच है कि तुमने कालकोठरी में लूट का माल बढ़ा दिया है? ये तो कमाल की बात है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दाना उत्साहित जादूगर पर हंसा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका श्रेय ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, कालकोठरी में कठिनाई का स्तर बेहतर हो गया है और कठिनाई में बेतहाशा वृद्धि के कारण हमें सामान्य से कहीं बेहतर लूट मिली है। आप देखिए, जिस क्षण स्तर चुनने की घोषणा हुई, कैस बेजर ने हमारे लिए स्तर चुनने का निर्णय लिया और सेटिंग्स को अधिकतम कर दिया। सेटिंग्स? एनाबेले ने पूछा, जबकि अन्य लोग धैर्यपूर्वक विवरण आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने पहले बॉस के लिए एक किल टाइम रिकॉर्ड बनाया और इससे हमें बाद में कठिनाई का स्तर तय करने का विकल्प मिला। विकल्प पहले से 5वें स्तर तक थे, इसलिए अगर ऐसा दोबारा होता है तो समूहों के प्रवेश करते समय एक नया विकल्प हो सकता है। दाना ने बताया। ह्यूगो ने देव के चेहरे पर उभरी नाराजगी को देखा और फिर दाना की ओर देखा। मुझे लगता है बेजर ने 6 नंबर चुने होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेजर ने दिए गए नंबरों में से कोई भी नंबर चुना हो जब तक कि उसने पहले उसे ना कहा हो। उसने अनुमान लगाया। बिल्कुल। मित्स हंस पड़े और कुछ लोग देव को सांत्वना देने के लिए आ गए। ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया में बेजर से जुड़ी अराजकता के लिए एक चुंबक हो। अब ये तुम्हारे काम पर भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं कहूंगा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कारा के आसपास होने पर शायद ये सच नहीं होगा। एक सदस्य ने मजाक किया। देव ने आह भरी, फिर मुड़कर संदिग्ध हंसी की आवाज़ ढूंढी, जो उसके घर में आम बात थी। कैरा ने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर उठा रखा था और वे रसोई घर में इधर उधर उछल रहे थे जबकि बच्चा कपकेक खा रहा था। उसने बच्चों को खाने से पहले इनसे दूर रखने के लिए इन्हें एक बंद अलमारी में छिपा दिया था। लेकिन वह भूल गया था कि अगर वह कैस बेजर को अपने घर ले आया तो वह तुरंत उसके बच्चों के साथ मिलकर खाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की साजिश रचने लगेगा। यहाँ तक कि जब वे दोनों साथ होते थे तो उनकी पत्नी भी उन दोनों को नियंत्रित रखने में सक्षम नहीं थी। यदि उसे अधिक जानकारी न होती तो वह कसम खाकर कहता कि वे वास्तव में एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था। काल ने देखा कि डेर्यूड क्या देख रहा था और निराशा में अपना सिर हिलाया। उन्हें एक ही भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं थी।
कैरा अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके ये पता लगा रही थी कि छोटी बच्ची क्या चाहती है और फिर सबसे मज़ेदार विकल्प चुन रही थी। अंततः देवी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और उन दोनों को बाहर खदेड़ दिया, जिससे गिल्ड के कुछ सदस्य घबरा गए। लेकिन कैरा ने कभी भी उस छोटे बच्चे को अपनी पीठ से गिरने नहीं दिया। हालांकि वह खुशी खुशी अपने बच्चे को आंगन में स्लाइड के शीर्ष पर छोड़ देती थी और उसे नीचे तक कपकेक आइसिंग की धारियां छोड़ने देती थी। जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे साफ कर देना, काल ने चेतावनी दी। समझ गया बॉस, सोच रही हूं कि क्या मैं उसे उड़ना सिखा सकती हूं। अगर वो उड़ सके तो बेहतर होगा, कैरा ने जवाब दिया। खैर, कैरा के नज़रिए से तो यही सही है, लेकिन वह लड़की बेजे की ही एक प्रजाति थी, कोई शून्य बेजे नहीं। उसकी प्रजाति के पंख नहीं थे। काल दूसरे मित्स को देखकर मुस्कुराया। अब जब बाहर अराजकता फैल चुकी है तो क्यों ना हम काम पर लग जाएं। हम जानते हैं कि छठे स्तर पर नियमित समूह क्रोध के टाइमर पर हैं और शिखर अमर रैंक प्रतीत होता है। हम उस बिंदु तक केवल अंतिम बॉस पर ही पहुंचे, लेकिन यदि ऐसा करने वाला अगला समूह बहुत धीमा है तो वे बीच में खींचतान के दौरान उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सभी अतिरिक्त टोटेम रैंक वाले मॉब्स के साथ रन के अंत में ढेर सारा कचरा गिरा, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे सामान्य मानकों के हिसाब से कचरा कहा जा सके। कम से कम ये सभी अच्छी क्राफ्टिंग सामग्री तो हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्केलिंग क्या है। अगर आप कठिनाई को सिर्फ 1 या 2 स्तर तक बढ़ा दें तो क्या आपको बस थोड़ा सा क्रोध मिलेगा? क्या आपको बस कुछ अतिरिक्त भीड़ें मिलेंगी और कोई क्रोध नहीं? और लूट कैसी है? ह्यूगो ने समझ में सिर हिलाया। आज कोई और समूह प्रवेश के लिए इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए हमें कुछ समय तक ये पता नहीं चलेगा कि इसका असर सभी पर पड़ा है या सिर्फ उन पर जिन्होंने इसे ट्रिगर किया था, जैसे ओवरलॉर्ड रैंक टिंगॉन में बदलाव। एनाबेले मुस्कुराए। अच्छा, मुझे लगता है कि हम अपनी दौड़ बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर हम हफ्ते में एक बार ही जा सकते हैं, लेकिन ये हमें रोज़ाना अंदर जाने देगा। हम आज एक और टीम भेज सकते हैं और फिर जब देव की नियमित टीम अगले दिन वापस जाएगी तो उन्हें पक्का पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास मूल समूह के 5 में से 3 लोग होंगे। राज हंसा। या फिर हमारा ग्रुप जल्दी जा सकता है और हम देखेंगे कि बदलाव सबके लिए है या नहीं। फिर हम कल इसी टीम के किसी एक सदस्य के साथ फिर जा सकते हैं। जादूगर ने उस पर मुस्कुराया और राज ने कंधे उचका दिए। अब जबकि हमारे शिल्प संघ का नेतृत्व मित्स के हाथ में है, मेरे पास एक वस्तु का अनुरोध है, लेकिन मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। काल ने नाटकीय ढंग से आह भरी। उसे पता था कि और भी बेहतर उपकरणों की मांग होगी। ये तो सवाल ही नहीं था। हथियार या ढाल? उसने पूछा। ढाल या कोई रक्षात्मक उपकरण? आपने मुझे पहले ही नया हथियार और कवच दे दिया है, मुझे उसे इतनी जल्दी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टैंक के लिए थोड़ी और सुरक्षा कभी बुरी बात नहीं होती, राज ने सुझाव दिया। उस आदमी ने सही बात कही। अगर वे कठिनाई बढ़ाने वाले थे तो टैंक के लिए और भी ज़्यादा क्षति अवशोषण क्षमता होना कोई बुरी बात नहीं थी। वही सारी मार झेल रहा था, इसलिए उसके जीवन को आसान बनाने से चिकित्सकों का जीवन भी आसान हो गया। इसके अलावा मासिक मिथिक रेड भी जल्द ही आने वाली है, राज ने आगे कहा। इस टिप्पणी पर डाना के कान सीधे खड़े हो गए और एनाबेले हंस पड़ी। जिस तरह टोटेम के पास मासिक पहुंच वाला डंगोन होता है, उसी तरह मिथ्स के पास भी होता है। समस्या यह है कि यह 40 लोगों का छापा है और 40 मिथ्स वाला कोई गठबंधन नहीं है। कुछ के पास 1 से अधिक टीमें होती हैं और हमारे पास 3 हैं। ये पहले से ही एक गठबंधन के रूप में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए मासिक मिथिक छापा राजनीति में एक अभ्यास की तरह है ताकि हम एक पूरी टीम की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने बताया, इसमें शामिल मजबूत व्यक्तित्वों को देखते हुए तथा लूट को इस तरह से बांटने की कठिनाई को देखते हुए कि सभी लोग खुश रहें। दाना को पता था कि निश्चित रूप से समस्याएं होंगी, सिर्फ पहली बार ही नहीं बल्कि हर महीने।